बाजार में उम्मीद के विपरीत उतार चढ़ाव के बगैर बिल्कुल सुस्ती का है दिन, जो कि आप वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी के दिन उम्मीद करते हैं कि कुछ तो एक्शन होगा, लेकिन एक्शन यही कि आज कोई भी एक्शन नहीं। तो लेकिन अब तक की बात अलग है और बचा हुआ 1.5 घंटा होगा कुछ और। तो चलिए तैयार हो जाइए। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। सुस्ती की हैट्रिक आप देख रहे हैं। जहां तक बाजारों का सवाल है, बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है, बट जैसा अनिल जी ने कहा, सवाल तो यही बनता है कि क्या आखिरी 1.5 घंटे में कुछ फायरवर्क्स हो सकते हैं कि नहीं। आइए जानेंगे अनिल जी से, पर उससे पहले सर बताएं इस समय की बड़ी बातें क्या है। दीप, ये मान लें कि भाई तूफान के पहले की खामोशी है, कुछ तो होना चाहिए। मतलब ऐसे ही सुस्ती में पूरा दिन भर निकाल देंगे बाजार तो मजा नहीं आएगा। तो आखिरी 1.5 घंटे में कुछ तो बड़ा हो, किसी भी तरफ जाए, लेकिन जाए जरूर, एक्शन आए जरूर। देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन अब तक की बड़ी बातें पहले देख लेते हैं और उसके बाद अगले बचे हुए 1.5 घंटे का विश्लेषण करेंगे। निफ्टी वीकली एक्सपायरी के दिन बेहद सीमित और सुस्त दायरे में कारोबार करता हुआ दिख रहा है। 15,700 के आसपास ही वक्त बिताता हुआ दिख रहा है। मुश्किल से 50-60 पॉइंट की रेंज में पूरा दिन निकाला है निफ्टी ने, और मुश्किल से 200 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी ने पूरा दिन निकाला। तो हाल ही के दिनों की सबसे छोटी रेंज बाजार की अब तक की आप देख सकते हैं। निफ्टी बैंक 34,800 के आसपास सपाट है, ऊंचाई से करीब 100 पॉइंट नीचे है और नीचे से करीब 100 पॉइंट ऊपर। दमदार बिक्री आई है जून महीने की ऑटो शेयरों की, और यहीं से है जोश। बजाज ऑटो आज निफ्टी का टॉप गेनर, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, यहीं से सारी तेजी बनती हुई दिख रही है। लेकिन इसके अलावा फार्मा थोड़ी थोड़ी रिकवरी दिखा रहे हैं। एफएमसीजी शेयरों में अच्छी मजबूती आती हुई दिख रही है। मेटल शेयरों में हल्की फुल्की खरीदारी है। लेकिन आईटी और ऑयल एंड गैस शेयर ये हैं जहां से थोड़ा आपको दबाव इस वक्त दिखेगा नीचे की तरफ। डाउ फ्यूचर्स ये जोश बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ऐसे जोश तो नहीं बढ़ रहे, खाली ये खुद ही जोश में है। हमारे यहाँ तो अभी तक जोश आया नहीं, इन्हें देखकर। बाकी तो और कोई और दिन होता और 125 अंक ऊपर आपको डाउ फ्यूचर्स दिखते हैं तो अब तक तो हमारी निफ्टी दौड़ जाती थी। लेकिन देखते हैं कब जोश आता है, ये देखने वाली बात है। यूरोप मजबूत है, 1 से 1.25% तक की तेजी यूरोप के बाजारों में होती दिख रही है। कल थोड़ा हल्का कमजोरी वाला सेशन था, आज रिकवरी का दिन है। तो ओवरऑल ग्लोबल संकेत दमदार, लोकल संकेत सुस्ती के दीप। बिल्कुल सर, लोकल संकेत सुस्ती के, ग्लोबल संकेत दमदार। और मॉनसून की तरह सर हम देख रहे हैं कि बाजार में भी पिछले कुछ दिनों से सुस्ती आ गई है। हालांकि आईएमडी आज शाम 4 बजे आने वाले महीने के लिए प्रेडिक्शन देगा, पर इस समय आज बाजार के एक्शन की प्रेडिक्शन दे सर। क्या समझे, लगातार तीसरे दिन जो ये सुस्ती का माहौल है, एक्सपायरी से पहले क्या कुछ फायरवर्क्स हो सकते हैं या ऐसे ही रहेगा कामकाज? होना तो चाहिए दीप। देखिए, पूरे दिन भर कुछ नहीं हुआ, ऐसा थोड़ी कि हम दिन भर कुछ नहीं किया तो आखिरी 1.5 घंटे में भी कुछ ना करें। अच्छा, पोजीशंस बहुत बनी हुई है ऑप्शंस में, ऐसा नहीं कि पोजीशन नहीं है। मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि वो ताकत आजमाइश वाला मामला चल रहा है। कैसे? ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है तो मंदी ज्यादा कर नहीं पा रहे लोग। जो कमजोरी सोचें कि बेचें, डाउ फ्यूचर 100-125 तो ऊपर है और बढ़ गया तो ठीक है। तेजी जिनको करनी है उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि ये सब कुछ मजबूत है। कल इतना बढ़िया अमेरिका बंद हुआ 210 पॉइंट ऊपर। आज डाउ फ्यूचर मजबूत है, फिर भी बढ़ नहीं पा रहा। जो ये कॉल राइटर्स इतनी दबाकर कॉल बेचकर बैठे हैं 15,800 पर, आज इतना बढ़िया दिन हो सकता था, 15,750 के ऊपर ही नहीं टिक पाए। तो क्या सोच के तेजी करें? अच्छा, जो पहले की पोजीशन पड़ी है तेजी की वो तो संभल जाए। अच्छा, बैंक निफ्टी साथ नहीं दे रहा, तो जिनको तेजी करनी उन्हें भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, जिनको मंदी करनी उन्हें भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। दोनों ही तरफ के ट्रेडर्स लो कॉन्फिडेंस में बैठे हैं। अब देखते हैं किसका भरोसा, किसका पेशेंस, किसकी ताकत ज्यादा बनती है। थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि एक नोच पोजीशंस के हिसाब से देखेंगे तो मंदी करने वाले हावी है, मार्केट के ट्रेंड और मूड के लिहाज से देखेंगे तो मंदी करने वाले हावी है, और एक नोच ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती के हिसाब से तेजी करने वाले हावी है। तो अगर आखिरी 1 घंटे का अंदाजा, आखिरी 1.5 घंटे का अंदाजा लगाना ही है तो दीप, मेरा ये समझना है कि 15,675 15,700 की ये रेंज है, ये होल्ड होनी चाहिए। कमजोरी तभी होगी जब इसके नीचे जाए, और यहां पर शायद यहां से एक बार होल्ड होके थोड़ी शॉर्ट कवरिंग, थोड़ी रिकवरी आ सकती है। अगर हम 15,675 15,700 को होल्ड कर पाए तो एग्जैक्ट सपोर्ट रेंज में आता हुआ दिख रहा है। देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन थोड़ी देर में मैं डेटा का पूरा विश्लेषण करके आपको बताऊंगा और फिर मैं आपको बोलता हूं कि क्या कुछ हो सकता है। लेकिन ओवरऑल बिल्कुल बैलेंस्ड मार्केट है, एक तरह से आप कह सकते हैं इस वक्त निफ्टी में और बैंक निफ्टी दोनों पर ही। जी
बिल्कुल सर, तो एकदम बैलेंस्ड मार्केट है। और सर इस बैलेंस का एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। निफ्टी के अगर 50 कंपोनेंट्स देखेंगे तो 1:1 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो आ रहा है। 25 स्टॉक्स पॉजिटिव टेरिटरी में है, 25 स्टॉक्स नेगेटिव टेरिटरी में है। टॉप गेनर बजाज ऑटो 1.9% ऊपर है और टॉप लूजर श्री सीमेंट 1.9% नीचे है। इसी रेंज में आपको 50 के 50 निफ्टी स्टॉक्स दिख रहे हैं जो टॉप गेनर और टॉप लूजर हैं। सेम अमाउंट की उनकी गेन्स और लॉसेज हैं और 1:1 के एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर निफ्टी इस समय बैठा है। तो कोई डायरेक्शन बाजार इस समय तो चूज नहीं कर पा रहा है, बट जैसा अनिल जी ने कहा वीकली एक्सपायरी है, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव है। देखते हैं अब 1.5 घंटे में एक्शन कैसा बनता है। सपोर्ट्स के पास ही बाजार दिख रहे हैं। आइए आपको बता दें आने वाले दिनों के लिए कौन से इवेंट्स पर हमारी नजर है और साथ ही खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं। मानसी और वरुण हमारे साथ तैयार हैं। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से हैं इवेंट्स। गुड आफ्टरनून दीपांशु। ओपेक प्लस की बैठक और उत्पादन और मांग को लेकर जो कमेंट्री है उस पर हमारी नजर रहेगी। साथ ही सागर सीमेंट बोर्ड की बैठक में शेयर विभाजन पर फैसला होने जा रहा है। दीपक फर्टिलाइजर बोर्ड बैठक में आईएफसी को एफसीसी में जारी करने पर विचार होगा। इस बोर्ड मीट में जो भी निकल कर आता है उस पर हमारी नजर रहेगी। और साथ ही कल के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। अच्छा, उससे पहले आईएमडी जुलाई बारिश का अनुमान आज शाम 4 बजे जारी करने जा रहा है, तो इस फोरकास्ट पर भी नजर रहेगी। कल यूएस जून के रोजगार आंकड़े आने वाले हैं। 6.9 लाख नौकरियां जुड़ने का अनुमान है। इसके अलावा शनिवार रेलिगेयर एंटरप्राइजेस की ईजीएम होने जा रही है। टेलीकॉम नेटवर्किंग इक्विपमेंट के लिए पीएलआई स्कीम में रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख होगी। और अनिल सर, आपको हैप्पी सीए डे। आज आपका दिन है और आई एम श्योर आप याद कर रहे होंगे आपके सीए के दिन, स्टूडेंट वाले दिन, और बहुत बहुत बधाई उसके लिए। अरे एकदम से मानसी, ये बोल के तो आपने मुझे 28 साल यंग बना दिया एकदम। मतलब 1993 1989 से 93 वाला वो क्या टाइम था। मतलब वाकई में हॉस्टल के जमाने और मतलब बहुत ही बेहतरीन यादें हैं। सीए होना और सीए बनना और क्लियर करना सर एक अचीवमेंट है। हाँ, हमारे वक्त पे यही कहते थे कि जो सीए बन गया है उसे बधाई दे दो, उससे ये ना पूछो कि कितने अटेम्प्ट लगे हैं। और जब हम और सीए करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आदमी है ना कोशिश करना सीख जाता है। बहुत ही कम ऐसे होंगे जो पहली बार में पास हो जाते हैं, आराम से पास हो जाते हैं, अटेम्प्ट बिना अटेम्प्ट के सीए क्लियर कर लेते हैं। तो सीए में पास होना मतलब कोई अटेम्प्ट लगाए वो बहुत बड़ी बात नहीं है, बिना अटेम्प्ट लगाए निकल जाए वो बहुत बड़ी बात है। इसलिए कम से कम सीए से हम सीए करने की प्रोसेस में ये चीज़ समझ में आ जाती कि आदमी कोशिश करना छोड़ता नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने याद रखा और बधाई दी। सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को देश भर के बहुत बहुत बधाई। सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को देश भर के बहुत बहुत बधाई। सीए डे भी है और साथ ही नेशनल डॉक्टर्स डे भी है, 2 नोबल प्रोफेशंस जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। पर आइए आपको खबरों वाले शेयर्स के बारे में भी बता देते हैं। वरुण हमारे साथ तैयार हैं। गुड आफ्टरनून वरुण, बताइए। गुड आफ्टरनून दीप। जो देखिए, सबसे पहले तो ऑटो नंबर्स जो आज सुबह से आए हैं उसमें टाटा मोटर्स कुल सीवी बिक्री जो है वो करीब 11,401 के आसपास सही है, 22,100 यूनिट से घटी है। और पैसेंजर व्हीकल की जो बिक्री है वो करीब 15,180 के आसपास सही है। मारुति सुजुकी कुल बिक्री 1.47 लाख यूनिट्स रही है, 46,555 यूनिट से ये बढ़ के आई है। इसके अलावा बजाज ऑटो कुल बिक्री जो है 2.4 लाख यूनिट से बढ़कर 3.46 लाख यूनिट के आसपास आई है। आयशा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री जो है 1,223 यूनिट से बढ़ के 2,438 यूनिट के आसपास आई है। अशोक लेलैंड कुल बिक्री जो है 3,199 यूनिट से बढ़ के 6,448 यूनिट के आसपास आई है। और एस्कॉर्ट्स यहाँ पे कुल ट्रैक्टर्स की बिक्री जो है 6,423 से बढ़ के 12,533 के आसपास आई है। हमारा अनुमान करीब 10,000 के आसपास का था। और वीएसटी टिलर पावर टिलर की कुल बिक्री जो है 2,675 से बढ़ के करीब 3,010 के आसपास आई है। इसके अलावा एसएमएल इसूजू कुल बिक्री 186 यूनिट से बढ़कर 258 यूनिट के आसपास आई है। तो ये तो ऑटो का अपडेट था जो अब तक नंबर्स आए हैं। काफ़ी सारे नंबर्स हैं जो अभी भी अवेटेड है कुछ कंपनीज के। वहीं आईआरसीटीसी यहाँ पे सूत्रों के हवाले से खबर लगी है कि प्राइवेट प्लेयर ट्रेन प्रोजेक्ट जो है उसकी बिडिंग प्रक्रिया में देरी हो गई है। पहले जो आरएफपी है वो 30 जून तक आने वाला था, अब इसको बढ़ा के 23 जुलाई तक कर दिया है। बीपीसीएल जो भारत ओमान रिफाइनरी में इस कंपनी को हिस्सा खरीदना था 36.62%, उसका अधिग्रहण जो है इस कंपनी ने पूरा कर लिया है। 2,400 करोड़ में ये हिस्सा खरीदा गया है। डॉक्टर रेड्डीज एएनआई के हवाले से खबर आई है कि स्पुतनिक लाइट
की जो वैक्सीन है उसके फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी जो है वो अभी नहीं मिली है। DCGI से स्पुतनिक लाइफ की जो मंजूरी है इसको अभी तक नहीं मिली है। एलिम्बिक फार्मा ब्लैडर इन्फेक्शन की एक दवा है जिसके लिए US FDA से इस कंपनी को मंजूरी मिली है। यूनिकन लैब्स को भी US FDA से एक दवा के लिए शुरुआती मंजूरी जो है वो मिल गई है। कुछ ऑर्डर्स भी मिले हैं L&T को, L&T कंस्ट्रक्शन को 1000 से 2500 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं। TCS को रॉयल लंदन से एक ऑर्डर मिला है। पेंशन प्लेटफॉर्म के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये ऑर्डर दिया गया है। IOC यहाँ पे ATF के दाम है जो इन्होंने बढ़ा दिए हैं, तो इसका इम्पैक्ट जो है बेसिकली एविएशन कंपनीज पे है। इसके अलावा कुछ ब्लॉक डील्स जिसमें येस बैंक 49 लाख शेयर्स के बड़े सौदे हुए। श्री रेणुका शुगर्स 2 करोड़ 15 लाख शेयर्स के बड़े सौदे इस काउंटर में भी हुए हैं। ओके, तो ये है आपके लिए तमाम वो शेयर जहां पर आज खबरों के दम पर रहा है एक्शन। 2 करोड़ के शेयर रेणुका शुगर में क्या स्टॉक भागा है, 10-12 रुपए से नॉन स्टॉप 40 रुपए तक भागते नजर आया है। आइए शामिल करते हैं हमारे सभी एक्सपर्ट्स को। क्लोजिंग शो का पहला बिगुल है हिमांशु जी के नाम, BTST। हिमांशु जी स्वागत है आपका, बताएं सर कौन सा स्टॉक चुना है आपने? शुक्रिया अनिल जी, आपको CA डे की हार्दिक शुभकामनाएं और गुड आफ्टरनून। अनिल जी, मिड कैप IT स्टॉक्स मेरे रडार पर हैं। जिस हिसाब से हमने यहाँ पर शार्प रनअप पिछले कुछ दिनों में आते हुए देखा है, उसी तर्ज पर मुझे लगता है कि एक स्टॉक जिसमें अभी भी काफी अच्छा पोटेंशियल है वो है जेंसार टेक्नोलॉजीज। 325 रुपए के आसपास अनिल जी अभी करंट प्राइस है स्टॉक का। बहुत ही शानदार यहाँ पर अनिल जी राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन का यहाँ पर ब्रेकआउट आज के सेशन में होता हुआ नजर आ रहा है। आज के ही सेशन में स्टॉक ने जो अपना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था 318-320 का, उसको पार किया है। और मुझे लगता है अनिल जी जिस हिसाब से चार्ट पोजीशनड है, यहाँ पर एक अच्छी बड़ी तेजी स्टॉक में आते हुए नजर आ सकती है। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाइज के बेहद पास है जो कि लगभग 348-350 रुपए के पास है। मुझे लगता है कि जेंसार टेक्नोलॉजीज में रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। इनफैक्ट यही तमाम मिड कैप IT कंपनीज हैं अनिल जी जो पिछले 2-3 दिनों से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही हैं, चाहे वो आज न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर हो या फिर टाटा एलेक्सी हो। तो उसी तर्ज पर मुझे लगता है कि जेंसार टेक्नोलॉजी में अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। 318 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 350 रुपए तक के टारगेट्स मुझे लगता है यहाँ पर 1 से 2 दिनों में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, और जेंसार टेक्नोलॉजी के लिए हिमांशु जी आप धन्यवाद स्वीकार कर लें सिद्धार्थ जी का, उनकी अनुपस्थिति में ही। आज सुबह सुबह सिद्धार्थ जी हमारे साथ SPL मिड कैप स्टॉक्स में थे और SPL मिड कैप स्टॉक्स के बाद उन्होंने कहा कि मुझे एक स्पेशल पिक भी देनी है, और वो स्पेशल निकली जेंसार टेक्नोलॉजी है, जहां पर उन्होंने 315 रुपए के आसपास खरीदारी करने की राय दी थी और उनका टारगेट था 360 रुपए का। नेचुरली वो फंडामेंटल एक्सपर्ट है और थोड़ा लंबे समय के लिए राय देते हैं, लेकिन आज ही देखिए 315 वाला 325-27 तो हो ही गया है और आपकी भी तकनीकी तौर पर चार्ट पर पुष्टि होती दिख रही है मजबूती की। 318 के स्टॉप लॉस के साथ 350 के टारगेट के लिए हिमांशु जी की तरफ से भी राय। तो मिड कैप IT शेयरों में एक्शन भरपूर है और ये स्टॉक फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों तरह से मजबूत तैयार है आगे दौड़ लगाने के लिए। आइए कुछ और स्टॉक्स दौड़ लगाने को तैयार हो रहे हैं और वो हमारे एक्सपर्ट बताएं। तब तक पहले चलते हैं आशु सर के पास और आशु सर से एक बार जान लें कि ये पूरे दिन भर की सुस्ती क्या आखिरी 1.5 घंटे में कोई चुस्ती में बदलेगी या ऐसे हम मतलब क्या बोलना चाहिए, ऊँगते ऊँगते मतलब आधी नींद में ऐसे पूरा दिन खत्म कर देंगे? आशु सर बताइए। अनिल जी देखिए, ये ना जुलाई जो मंथ है ना अनिल जी, एक ग्राइंडिंग मार्केट रहेगी। और अनिल जी पहली चीज मैं आपकी डिस्कशन सुन रहा था अनिल जी, लास्ट मंथ हमने एक बात की थी कि अब जो अनिल जी मार्जिन सिस्टम हो गया है, ये 15 टाइम 20 टाइम जो लिमिट लेते थे और जो मतलब एक ऑप्शन सेलर्स का एक मार्केट बना हुआ था, एक ट्रेंड था, एक पैटर्न था, एक मॉडल था अनिल जी, वो मॉडल क्वेश्चन में आ गया है और उसको रिविजिट करना पड़ेगा सबको। तो अनिल जी ये जो फायरवर्क्स है ना, अब हम 90% देखेंगे ये फायरवर्क्स आखिरी दिन वाले मार्केट से ओवर हो गए हैं और आज भी अनिल जी फायरवर्क्स नहीं दिखेंगे मेरे हिसाब से। और अनिल जी इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि पिछला मंथ सेकंड मंथ था जब ये मार्जिन्स बढ़ के आए हैं और पिछले मंथ की मंथली एक्सपायरी में भी अनिल जी बहुत ही लिमिटेड मूवमेंट, लेस देन 100 पॉइंट्स की मूवमेंट के अंदर एक्सपायरी खत्म हो गई थी, कोई फायरवर्क्स नहीं दिखे थे। तो अनिल जी एक तो हमारे को धीरे धीरे अपने को अपनी लाइफ को ढाल लेना पड़ेगा कि जो एक्सपायरी में बड़े फायरवर्क्स की उम्मीद करते हैं वो नहीं करनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता
दूसरी चीज अनिल जी, कई बार ना डेटा देखो, जैसे रात को सब जगह से आ गया कि एफआईज ने लॉन्ग पोजीशन इंडेक्स में और बढ़ाई, और सुबह सुबह जो छोटा सा गैप अप ओपनिंग हुआ तो हमने सबको बोला ये गैप अप ओपनिंग सेल करने के लिए, बाय करने के लिए ही नहीं है, इतना रीड नहीं करना डेटा को। आज भी अनिल जी, जैसे आपके पास भी बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप होंगे अनिल जी, सुबह से देख रहा हूं कभी 800, कभी 750, कभी 700 हीरो या जीरो एक्सपायरी कॉल लेनी है, कोई पुट नहीं दिला रहा, सब हीरो या जीरो एक्सपायरी कॉल लेनी है, और वो सब आधी आधी हो गई है कि मतलब इतने से क्या नीचे जाएगा, मतलब एक होता है ना होप ट्रेड है अनिल जी। कॉल शॉर्ट कवरिंग क्यों आएगी? शॉर्ट कवरिंग आती है कि अगर कॉल वाले को पैसा ना आया हो अनिल जी, कल तक या आज सुबह तक भी जिस आदमी ने जिस भाव पे भी कॉल बेची है उसको पैसा आया है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई शॉर्ट कवरिंग आएगी मार्केट के अंदर। और अनिल जी, कॉन्ट्ररी टू द पॉपुलर एक्सपेक्टेशन, मुझे लगता है अनिल जी जुलाई कुड बी ए करेक्टिव मंथ इन स्पाइट ऑफ रिजल्ट्स। इट इज टू अर्ली टू से, लेकिन हम बात तो करते रहते हैं, बट पहले 10 दिन ऐसे लग रहा है अनिल जी। ग्राइंडिंग मार्केट का मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे हमने अनिल जी ओएनजीसी की बात की, क्योंकि ये केस इन पॉइंट है, बड़ा अच्छा एग्जांपल है अनिल जी। 122-23 पे ओएनजीसी अच्छा लगता था अनिल जी, आपने देखा होगा 124 नहीं हुआ था, 122-23 पे अच्छा लगने के बाद 124 नहीं हुआ था। कल कितना अच्छा लगने के बाद कल अनिल जी 118 रुपए में बहुत खराब लग रहा था। तो अनिल जी इंटरेस्टिंग चीज देखो, अगर आज आप मार्केट देखो 118 पे इतना खराब लगने के बाद 117 नहीं हुआ, कल भी 117 नहीं हुआ अनिल जी, आज भी 117 नहीं हुआ, 1 रुपए नीचे नहीं आया ब्रेकडाउन के बाद। तो अनिल जी ऐसे मैं 10-85 स्टॉक्स की बात कर सकता हूं। ये अनिल जी एक टिपिकल साइन है ग्राइंडिंग मार्केट का। इस ग्राइंडिंग मार्केट में अनिल जी किसी भी ट्रेडर को पैसा नहीं आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ग्राइंडिंग मार्केट अक्सर लोअर साइड की तरफ ज्यादा चांसेस बनते हैं, हायर साइड की तरफ कम बनते हैं, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हैविंग सेड दैट अनिल जी, अभी जो एग्जांपल दिया, लोअर साइड में भी कोई ऐसे क्लियर कट शॉर्ट्स नहीं है कि आपको शॉर्ट करते ही पैसा आ जाएगा, तो इसमें अनिल जी अपॉर्चुनिटी की वेट करनी चाहिए। ऑप्शन सेलर अनिल जी एक बहुत बड़ा मॉडल है। ऑप्शन के प्रीमियम अनिल जी आईवी जितनी कम हो गई है, आपने अगर नोटिस किया होगा पिछले 7 दिन से अनिल जी एक भी स्प्रेड नहीं दिया निफ्टी का। लेकिन क्योंकि अनिल जी वो स्प्रेड बनाने के लिए अगर आप रिस्क के लिए जाएंगे तो रिटर्न नहीं आएगा, रिटर्न के लिए जाएंगे तो रिस्क कॉम्प्रोमाइज करेंगे। यानी जी इतने प्रीमियम कम हो गए हैं। इसका एग्जांपल अनिल जी मैं जंगल सफारी की तरह देता हूं। जब वो शेर देखने जाते हैं ना, तो दूर से दिखता है तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और पास लेके जाओ और पास लेके जाओ, तो मतलब और अच्छी तरह देखना है तो बहुत पास चले जाते हैं, तो कई बार अनिल जी वो शेर वापस भी पकड़ सकता है आपको। तो ये ऑप्शन सेलिंग वाला वो मॉडल है कि अनिल जी इतने लो प्रीमियम हो गए हैं, लेकिन जो आदत पड़ी है। तो मुझे लगता है अनिल जी ये मार्केट में बहुत उथल पुथल होने वाली है, ये मॉडल रिविजिट होने वाले हैं, बहुत सारे चेंजेस आएंगे, और उसी के चलते अनिल जी ये जो टिपिकल डेटा क्रंचिंग होती थी ना, इसमें आप देखना कि बहुत चेंजेस आएंगे। और आप शायद मुझसे बहुत ज्यादा वो नोटिस करते हैं और स्टडी करते हैं, और आप ही शेयर करेंगे और जरूर करेंगे। तो ये चेंज अनिल जी समझना पड़ेगा, और एक ये आदत जो हमारी फायरवर्क्स की अनिल जी मुझे लगता है कि हटानी पड़ेगी। तो अनिल जी ग्राइंडिंग मार्केट है, डिफिकल्ट मार्केट है, और अनिल जी मुझे अपने 5 स्प्रेड का अपडेट भी देना है और कुछ बात करनी है। अगर इस बारे में अभी जो मैंने बात की, अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए तो ये इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि अब एक्सपायरी के दिनों में फायरवर्क्स नहीं देखने को मिले, शांत ट्रेड रहेगा, ये अच्छा है। रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा तो हमारे लिए भी आराम है बड़ा मार्केट का प्रेडिक्शन करना। जब बड़ा मूव हो तो ही मुश्किल काम होता है कि किधर जाएगा, बड़ा ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। रेंज में रहेगा तो बड़ा आसान है, और रेंज में फिर आशु जी आप कह ही रहे कि आराम करो, कोई ट्रेड मत करो, तो अगले 1.5 घंटे बेस्ट ये है कि आप सब लोग, हम सब लोगों का प्रवचन सुने, कोई काम करे न करे, ट्रेड हो न हो, चलने दे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये सबसे बढ़िया है कि अगर एक्सपायरी के दिन उतार चढ़ाव बंद हो जाए, ओहो, लाइफ में इतनी रिलीफ आएगी मैं बता नहीं सकता। तो नहीं तो हर रोज डेटा में दिमाग लगाना पड़ता है। भगवान करे आपकी बात सच हो। चलिए तो मैं थोड़ी देर में आपके पास आपकी पिक्स के लिए भी आता हूं और आपकी स्प्रेड के अपडेट्स भी लेता हूं, लेकिन उससे पहले वागले साहब हैं तैयार अपनी एक बेहतरीन कॉल के साथ। तो वागले साहब के लिए बिल्कुल वागले कमांडर। जी वागले साहब बताएं सर। आफ्टरनून अनिल जी, आफ्टरनून दीपांशु। मेरे रडार पर वही स्टॉक्स है जो मॉर्निंग में आए थे। ऑटो की आपने जिक्र किया, मुझे लगता है टीवीएस मोटर से क्रेन से निकला है 634 635 के ऊपर जैसे ये चला है, मुझे लगता है 10-12 रुपए की मूव इसमें आनी चाहिए। मेरा 648 का टारगेट होगा, 648 650 का, और स्टॉप लॉस होगा 630 का। छोटे छोटे स्टॉप लॉस से छोटे टारगेट्स लेके ही आज प्ले करना होगा, क्योंकि आज बड़ी मूव आने वाली तो है नहीं। बिल्कुल बड़ी मूव है, छोटे टारगेट्स से खरीदारी करें, बट मोमेंटम में है ऑटो स्टॉक। एक मिनट दीप, सॉरी दीप एक मिनट वागले साहब से पूछना है मुझे।
चार्ट्स पे दिख रहा है या आशीष सर बोल रहे हैं इसलिए? अनिल जी आज ऐसा अनिल जी चार्ट्स पे ये दिख रहा है कि वॉल्यूम से नहीं आ रहा सर अनिल जी आज आपको आशु जी आपको आज बचाएंगे, क्योंकि आप आशु जी को आप फ्री रन दे दीजिए, क्योंकि वही होल्ड कर सकते हैं, नहीं तो कॉल तो आएंगे नहीं आज के दिन में। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन आशु सर इतना ना डराए, बेचारे बंसल जी तो हमारे छुट्टी लेने के चक्कर में तो बोले आज आशु सर आ रहे, मैं सर छुट्टी ले सकता हूँ क्या आज? अरे मैंने कहा डरिए मत, घबराइए मत, ऐसा कोई बीच में गेम छोड़ के थोड़ी जाता है। चलिए मैं आपके पास आता हूँ, 1 मिनट। सिमी जी की तरफ से एक कॉल है और सिमी जी के स्टॉक सुस्त मार्केट में भी भाग जाते हैं, तो उनके लिए हम इंतजार नहीं करते, जल्दी से सिमी जी के लिए बिल्कुल। बताएं सिमी जी। अनिल जी वेरी गुड आफ्टरनून। ये मैंने अभी के लिए एक स्टॉक चूज किया है, जिंदल 100। स्टॉक में एक ब्रेकआउट आया है, 119.50 के ऊपर ब्रेकआउट आया है, वॉल्यूम का भी साथ है, ह्यूज वॉल्यूम में काम हो रहा है, करीब 75 लाख का वॉल्यूम एनएसई में देखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है कि इतना बड़ा ब्रेकआउट के बाद इसका मिनिमम टारगेट 130 का होना चाहिए। 130-32 के आसपास मेरा आरएसआई का एक मतलब फिबोनाची का मेरा रेजिस्टेंस है, तो हो सकता है 30-32 के आसपास आके ये रुकेगा। और उसके बाद मेरा ये जो मैक्सिमम टारगेट है वो 140 तक का हो रहा है। तो अभी मेरे बात सुन के जो यहाँ पे ले रहा है उन लोगों को मैं 119 का ही स्टॉप लॉस दूंगी इंट्राडे प्लेयर्स के लिए, जो सिर्फ आज के लिए खरीद रहा है और कल तक ही इंतजार करेंगे, उन लोगों के लिए 119 का स्टॉप लॉस और टारगेट 128 और 132, ये दो सिर्फ आज से कल तक के लिए। और यहाँ पे जो 1 महीने के लिए होल्ड करना चाहेंगे उनके लिए 114 का स्टॉप लॉस, पहला टारगेट 132, नॉट इवन 128, पहला टारगेट 132 और उसके बाद 140। जिंदल 100 में फ्रेश खरीदारी करनी है क्योंकि इसमें ब्रेकआउट आया है, करंट लेवल में खरीदिए और पोजिशनली 114 का स्टॉप लॉस के साथ करके रखिए। बिल्कुल। और आज सुबह सुबह ही क्लोजिंग शो का आखिरी बिगुल कुणाल जी राकेश जी का नाम था स्पेशल पिक के तौर पर, उन्होंने भी जिंदल 100 ही खरीदारी करने की राय दी। 130 और 134 के उनके टारगेट थे सिमी जी, तो उनकी तरफ से आप धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार कर लें। और धन्यवाद हमारी तरफ से भी एक और सिमी जी आपको, और वो है इंडिया ग्लाइकोल के लिए। आपका इंडिया ग्लाइकोल स्टॉक कमाल करता हुआ दिखा है, 700 के पार ही नहीं बल्कि 725 730 तक मैंने आखिरी मिनटों में देखा था। अभी जब मैंने देखा क्या तेज दौड़ लगाता नजर आ रहा है, तो बहुत ही बेहतरीन पिक। और 720-25 के आसपास है। तो कैश मार्केट के स्टॉक में जबरदस्त ग्रिप है सिमी जी की, जो आप इस वक्त देख सकते हैं। अतुल ऑटो, इसकी बिक्री के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं। जून महीने में कुल मिलाकर 724 यूनिटें बेची है इन्होंने, और ये बिक्री साल दर साल 30% घटकर आई है। तो अतुल ऑटो की बिक्री घटी है साल दर साल 30%। स्टॉक में कोई एक्शन नहीं, वहीं पड़ा है सुस्त, कोई खास एक्शन है नहीं। आइए बढ़ते हैं आगे। और अब मैंने सबसे पूछ लिया, देख लिया, समझ लिया है। किसी एनालिस्ट के पास फिलहाल कोई कॉल नहीं है। सेठी साहब जुड़ने की तैयारी में 5-6 मिनट बाद, तब तक आइए जल्दी से आशीष सर से ले लें उनके सारे स्प्रेड का अपडेट या जो भी वो कॉल्स देना चाहते हैं। तो एक बार आशीष सर बताएं, आपके अपने स्प्रेड्स बताएं सर। अनिल जी, स्प्रेड से पहले एक कैश मार्केट की कॉल है, और उससे पहले अनिल जी आप ना वागले जी और राकेश जी का नाम लेके ऐसे ही कोई मुझसे डरता नहीं है। आप बहुत मस्ती ले लेते हैं और कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, लोग उल्टा सीधा समझ जाते हैं। तो अनिल जी कृपया करके आप थोड़ी कम मस्ती किया करिए। अनिल जी कैश मार्केट की कॉल है। अनिल जी हमने स्टॉक के बारे में 2-3 बार बात की है, और अनिल जी हमने स्टॉक के बारे में 2-3 बार बात की है, लेकिन अनिल जी मुझे लगता है कि ये टाइम ना कंसोलिडेशन बहुत बढ़िया हो गया। और स्टॉक है डेल्टा कॉर्प। अनिल जी जिस दिन भी ये गोवा खुलने की न्यूज आ गई ना, हमने कई बार बात की है, लेकिन अब क्या होगा कि जब आएगी और जब ये 10-20 रुपए बढ़ जाएगा, 10% का ऊपर भाग जाएगा, तब एकदम मोमेंटम चेस करने के लिए लोग आएंगे। तो ऐसी ग्राइंडिंग मार्केट में अनिल जी ऐसे स्टॉक लेने चाहिए जिनका डाउनसाइड रिस्क बहुत कम हो और अपसाइड मतलब अच्छी मिल सकती है। तो अनिल जी अगले 1 से 1.5 महीने की डिलीवरी कॉल है, और मुझे लगता है कभी भी जैसे ही जुलाई एंड तक के बाद खुल जाएगा
तो एकदम अनिल जी स्टॉक में बहुत स्पर्ट आएगा। तो अगर 10% रिटर्न किसी को 30 डेज में आती है तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी मार्केट में उससे अच्छा स्टॉक कोई हो सकता है। तो अनिल जी डेल्टा कॉर्प में मैं फ्रेश डिलीवरी कॉल दे रहा हूं, 180 रुपए का भाव है और कोई टेक्निकली कोई स्टॉप लॉस नहीं है। और ये स्टॉक सेठी जी अभी आप ज्वाइन करने के लिए बोल रहे थे, वो भी बहुत अच्छी तरह ट्रैक करते हैं, तो उनसे भी एक बार कंफर्मेशन ले लेंगे। तो अनिल जी एक तो डेल्टा कॉर्प है कैश की स्टॉक, और दूसरा अनिल जी हमने 5 स्प्रेड बनाए थे जिसमें एक नैल्को बैन में चला गया, उसको छोड़ के अनिल जी चारों स्प्रेड इंटैक्ट है, प्रॉफिट में ही है, कोई 1 रुपए का लॉस नहीं है। आज भी किसी को अनिल जी बनाना हो तो थोड़ी सी शायद कॉस्टिंग प्लस माइनस 50 पैसे 1 रुपए से होगी तो बना सकता है। इसमें से 2 स्प्रेड अनिल जी फ्रेश भी बना सकते हैं, जो टाटा मोटर एक 340 की एक कॉल लेके 370। अनिल जी आज किसी को फ्रेश बनानी है फिर फ्रेश बना लें, इसकी कॉस्टिंग आएगी सिर्फ 5 रुपए। 5 रुपए का मतलब अनिल जी 340 प्लस 5 345, 345-40 का ही फ्यूचर चल रहा है। टाटा मोटर अनिल जी आगे पीछे करके चलने की तैयारी में है, लेकिन ये मार्केट ऐसी है अनिल जी कि मैं 2-5 रुपए के प्रीमियम से ज्यादा किसी भी स्टॉक को असाइन नहीं करना चाहता कि इससे ज्यादा का प्रीमियम नहीं देना। जैसे मैंने बोला अनिल जी ये मार्केट बहुत फ्रस्ट्रेट करेगी आपको जुलाई के महीने में भी, जबकि रिजल्ट है सेकंड हाफ में तो हो सकता है कुछ मूवमेंट आए, पर बहुत फ्रस्ट्रेट करेगी। इस ऐसी फ्रस्ट्रेशन अगर बिना लॉस के मैं झेल लूंगा, क्लाइंट झेल लेगा तो बहुत अच्छा है। जब पैसे लगते हैं तो अनिल जी उल्टा सीधा ट्रेड होता रहता है नैरो रेंज के अंदर, तो ऐसी मार्केट में अनिल जी स्प्रेड जरूर बन के रहने चाहिए। तो टाटा मोटर का फ्रेश स्प्रेड बना सकते हैं, टाटा पावर, टाटा स्टील, 3 टाटा स्प्रेड है हमारा, चौथा स्टेट बैंक है, सारे स्प्रेड इंटैक्ट है अनिल जी, फिर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी के अंदर भी। ओके तो ये है आपके लिए राय। इस वक्त मुझे लगता है थोड़ा टाइम बाद ऐसा होगा आशीष सर, आपको है ना जो हिसाब से 1 कॉल लेकर 2 कॉल बेचना, एक बार में 3 ट्रेड हो गए, 5 स्प्रेड है, 15 ट्रेड रिवर्स के एक तरफ के, 15 ट्रेड दूसरी तरफ के। मुझे लगता है कभी ऐसा ना हो कि कोई एक्सचेंज आपको ऑप्शन ट्रेड का या एफएनओ का ब्रांड एम्बेसडर बना दे। ऐसी इस बात की संभावना पूरी है कि आशीष जी के नेतृत्व में वायदा कारोबार का फैलाव हो, बढ़ाव हो, इस बात की संभावना पूरी दिखती है मुझे, बता दी ऐसा मेरा फील है, क्योंकि देखो 15 ट्रेड एक साथ तो मजे की बात ही है। तो चलिए स्प्रेड बनाते चले, ये राय है आशीष सर की। लेकिन आशीष सर स्प्रेड में एक चीज मैंने नोटिस की है, ये फायदा तो होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपने बोला भी कि जहां आपको प्रीमियम जो घटती है उसका फायदा हो जाता है। लेकिन एक समस्या है वो है कि जब आप कॉल बेचते हो है ना, तो उसमें मार्जिन बहुत लगता है, 2 कॉल बेचना, लेना 1 है बेचना 2 है, तो क्या उसमें कोई ऐसा सॉल्यूशन निकल सकता है जिसमें कम मार्जिन में ये स्प्रेड बन पाए, या ऐसा कुछ कर सकते हैं? अनिल जी देखिए इसका ना मार्जिन का कोई तोड़ नहीं है। मुझसे अनिल जी ट्विटर पे भी बहुत सारे क्लाइंट्स पूछते हैं कि कोई ऐसी चीज बताओ जिसमें कम मार्जिन लगे। अनिल जी कम मार्जिन में आप जितनी बार आउट ऑफ द मनी कॉल लेंगे, अनिल जी किसी से पोल करवा के देख लेना, 10 में से 9 बार इन क्लाइंट्स को लॉस हुआ है, और सबको लॉस होता है। अनिल जी जो ऊपर 2-2, 3-3 रुपए, 4-4 रुपए वाली बड़े स्टॉक की कॉल ले लेते हैं कि नहीं अगर बढ़ जाएगी तो फायदा होगा, और अनिल जी कैपिटल उड़ जाती है। मैं अनिल जी चाहता हूं कैपिटल ना उड़े, मार्जिन बहुत हेल्दी है, बट इसका कोई तोड़ नहीं है। अनिल जी जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल राइट है। कई लोग कहते हैं मार्जिन कैलकुलेशन भी भेज दीजिए, मुश्किल होता है अनिल जी, स्टैंडर्ड मार्जिन है, बट अनिल जी देखो अगर मार्केट में पैसे बनाने हैं तो और कैपिटल प्रोटेक्शन रखनी है तो अनिल जी ये बहुत तरीका है। आप देखिए अनिल जी पूरी पार्टिसिपेशन है। अगर टाटा मोटर इस महीने में 370, 360, 380 हो गया तो बहुत प्रॉफिट आएगा। अनिल जी नहीं हुआ कुछ नहीं जाएगा, इस भाव में 5 रुपए लगे कभी भी। एक टाटा मोटर इज द एग्जांपल फॉर अदर स्प्रेड्स आल्सो। तो अनिल जी इन शॉर्ट मार्जिन का कोई तोड़ नहीं है अनिल जी। ठीक बात है। तो जब भी आप पोजीशन बनाएं इस चीज को ध्यान में रखें कि मार्जिन तो लगने ही है, उसका कोई इलाज नहीं है। आइए बढ़ते आगे, और सेठी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने को हैं तैयार। बिगुल सेठी साहब के लिए सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। स्वागत है आपका सेठी साहब। बताएं सर, क्या आज क्या इरादा है कैश मार्केट के स्टॉक्स या एफएनओ? बहुत दिनों से आपने एफएनओ स्टॉक्स दिए नहीं आजकल सर। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। नहीं, आज भी अनिल जी दोनों कैश मार्केट के स्टॉक है, दोनों में खरीदारी करनी है। एक्चुअली जैसे हम देख रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से बाजार एकदम बिल्कुल लैकलस्टर मार्केट है, कोई क्लियर ट्रेंड है नहीं, खुलते तेजी से फिर घट जाते हैं, और आज तो बहुत ही रेंज बाउंड है डिस्पाइट द फैक्ट कि आज वीकली एक्सपायरी है। तो कैश मार्केट में बहुत जबरदस्त एक्शन है अनिल जी। कल जो 2 स्टॉक दिए थे दोनों कमाल करते हुए दिख रहे हैं। कल एक साइएंट था जिसपे हमने काफी देर चर्चा भी करी, 860 के लेवल पर रिकमेंड करा था, 890 का टारगेट था पहला, 900 का दूसरा, वो अचीव हो गया। और दूसरा स्टॉक भी
IG पेट्रोकेमिकल्स था जो 630 के लेवल पे रिकमेंड करा था, 660 के टारगेट थे, 659 का हाई करके अभी भी 655 पे है। तो कैश मार्केट में इस तरह के बाजार में भी अच्छे रिटर्न्स बन रहे हैं, तो वही से स्टॉक्स पिक करें। ओके, तो कैश मार्केट के स्टॉक्स पर करें फोकस। ये है राय सेठी साहब की। तो बताएं सेठी साहब, आज का पहला स्टॉक आपकी तरफ से। अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है एक दमदार स्टॉक है, एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है, स्टॉक का नाम है एजिस लॉजिस्टिक्स, जो कि अभी 356-57 के लेवल पे ट्रेड करता है। ये लिक्विड टर्मिनल ऑपरेट करने वाली एक लीडिंग कंपनी है जिसके 6 टर्मिनल्स है भारत में, और वो सब स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है और एक अच्छी खासी 6.89 किलो लाख लीटर की कैपेसिटी है। कंपनी के 2 नए टर्मिनल कांडला और हल्दिया वो भी फुल्ली ऑपरेशनल हो गए, उसके कारण से अब आने वाले क्वार्टर्स में बहुत अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद कर रहा हूं। बाकी मार्च क्वार्टर भी बहुत ही दमदार था, पैट आया 69 करोड़ का, जो कि पिछले साल मार्च क्वार्टर में 46 करोड़ का था। सॉलिड फंडामेंटल्स है, कंपनी के वैल्यूएशंस भी रीजनेबल है और डेट इक्विटी रेशियो है 0.13, प्रोमोटर की हिस्सेदारी अराउंड 57-58% और FIIs BIS भी अराउंड 17% इसमें हिस्सेदारी ओन करते हैं। तो हम बुलिश ऑन द स्टॉक। ये जो करंट लेवल 356-57 के यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। मेरा शॉर्ट टर्म में इसमें 380 का टारगेट है, 345 का स्टॉक। ओके, तो ये है आपके लिए राय एजिस लॉजिस्टिक्स में खरीदारी करने की, और 360 रुपए के आसपास स्टॉक चल रहा है, यहां पर आप तेजी करके चले। टारगेट रखिए ऊपर की तरफ 380 का, 345 का होगा आपका स्टॉप लॉस। बताएं सेठी साहब, आपकी दूसरी पिक आज के लिए। दूसरा स्टॉक भी अनिल जी ऐसा स्टॉक है जो मैंने भी कई बार रिकमेंड किया है, सिद्धार्थ सेडानी जी को भी पसंद है, संदीप जैन ने भी रिकमेंड किया ही होगा। सुदर्शन केमिकल्स, जो कि अभी 710 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये भारत की पिगमेंट बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है जिसका डोमिनेंट 35% मार्केट शेयर है। ये जो पिगमेंट्स है ये कोटिंग्स, प्लास्टिक्स और इंक्स, कॉस्मेटिक्स, इन सब इंडस्ट्रीज में काम आता है जहाँ पे एक जबरदस्त डिमांड है। और ऐसे भी सुनने में आ रहा है कि चाइना में जो है प्रोडक्शन ऑफ पिगमेंट्स पे कुछ बैन किया है, उसके वजह से भी काफी प्राइसेस बढ़े हैं और डिमांड भी बढ़ी है। ये कंपनी का एक इंटरनेशनल प्रेजेंस है, नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, फिर इवन चाइना में भी इनका प्रेजेंस है। मार्च क्वार्टर बहुत ही दमदार था, 53 करोड़ का पैट आया 53 करोड़ का वर्सेस 27 करोड़ YOY। सॉलिड फंडामेंटल्स है, रिटर्न ऑन इक्विटी 20%, एक मैनेजेबल डेट है 0.66 का, पिछले 3 साल का पैट का कैगर है 22% का। और अनिल जी, इसमें काफी नामी गिरामी फंड्स ने स्टेक ऑन करते हैं, जैसे अमानसा होल्डिंग्स है, गोल्डमैन सैक्स, ICICI प्रू लाइफ, एक्सिस कैपिटल, इन सब की अराउंड 16% हिस्सेदारी है। और बाजार के दिग्गज निवेशक आकाश भंसाली जी अराउंड 6.15% स्टेक ऑन करते हैं, विजय केडिया जी 1.44%। लॉन्ग टर्म पे भी इस स्टॉक में बुलिश हूँ, शॉर्ट टर्म में भी ये स्टॉक यहाँ से बहुत अच्छा अपसाइड दिखा सकता है। तो मुझे लगता है करंट लेवल्स पे खरीदे। 735 का टारगेट है और 695 का स्टॉप लॉस। 695, 695 स्टॉप लॉस का लेवल है, 735 का टारगेट है। ये है सेठी साहब की तरफ से दूसरी पिक। तो 2 बेहतरीन पिक सेठी साहब की तरफ से, एजिस लॉजिस्टिक्स और सुदर्शन केमिकल, यहां पर खरीदारी करने की है राय। आइए बढ़ते आगे, और एक और स्टॉक आपके लिए तैयार है, बिगुल BTST का, हिमांशु जी के लिए। बताएं सर। अनिल जी, कैश के स्टॉक्स में ही मोमेंटम है और ये जो प्रोसेस्ड फूड के स्टॉक्स हैं इनमें एक अच्छा मोमेंटम आज के सेशन में बनता हुआ नजर आया है। तो एक स्टॉक इस सेक्शन में जो मुझे पसंद आ रहा है वो है एपेक्स फ्रोजन फूड्स। अनिल जी, ऑलरेडी स्टॉक 12-13% ऑलरेडी हालांकि आज ऊपर है, लेकिन काफी लंबे समय की कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक यहाँ पर निकला है और पिछले 2-3 दिनों के जो वॉल्यूम्स हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी वॉल्यूम्स हैं। मुझे ऐसा लगता है अनिल जी कि अब यहाँ पर शायद ये सेक्टर और पर्टिकुलरली ये स्टॉक एक अच्छा कैचअप मूव दिखाता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पर 1-2 दिन की बजाय मेरा मानना है कि यहाँ पर पोजिशनल व्यू से, थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के व्यू से, ना केवल आज के लिए, यहाँ पर ट्रेड लिया जाए। मेरा मानना है 315-320 ये एक अच्छे एक्यूमुलेशन के जोन है। 300 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। 365 रुपए का पहला टारगेट, 385 रुपए का दूसरा टारगेट और 425 रुपए का तीसरा टारगेट अनिल जी इस स्टॉक में मुझे लगता है आने वाले दिनों में आते हुए देखने को मिल सकता है। काफी लंबे समय की कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिखाया है, तो मुझे लगता है इस स्टॉक को, एपेक्स को, पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर अप्रोच किया जा सकता है। बिल्कुल, और ये स्पेस काफी बजिंग है, इस स्पेस में एक्शन भरपूर है और इसी स्पेस में से 2 स्टॉक हमने भी पसंद किए थे।
उनमें से एक था कोस्टल कॉर्पोरेशन, जो मैंने 2 जून को इसमें खरीदारी करने की राय दी थी, तब से स्टॉक में अच्छा एक्शन हुआ है। दूसरा गोदरेज एग्रोवेट भी है जो हमारे रडार पर आया, गोदरेज ग्रुप की कंपनी, यहाँ पर भी लगातार गोदरेज एग्रोवेट में प्रोमोटर्स की तरफ से खरीदारी होती हुई दिख रही, तो ये स्टॉक भी बड़ा एक्शन है। गोदरेज एग्रोवेट पर ही एक बार राय ली जाए, जरा देखते हैं स्टॉक। हाँ चलिए, आज बहुत ज्यादा एक्शन में है भी नहीं, बड़ा भी नहीं, लेकिन इसी फ्रोजन फूड वाली स्पेस में और लगातार प्रोमोटर्स की खरीदारी जो होती दिख रही है, क्या ये स्टॉक भी यहां से कमाल दिखा सकता है? सिमी जी, गोदरेज एग्रोवेट के चार्ट देखिए और दीजिए अपनी राय। अनिल जी, बहुत ही अच्छा चार्ट का फॉर्मेशन है। मुझे लगता है कि स्टॉक एक करेक्शन मोड में है, पर स्टॉक में मुझे लगता है कि करंट लेवल से खरीदारी करके होल्ड करना चाहिए। मिनिमम टारगेट जो मैं देख रही हूँ, जो जहां से ये स्टॉक नीचे आया है, 660 का मिनिमम टारगेट, जो कि बहुत ही शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में आ सकता है, और उसके बाद स्टॉक 750 तक जा सकता है। यहाँ से अगर 2 से 3 महीने का टाइम फ्रेम है, टाइम पर्सपेक्टिव है, तो जरूर करंट लेवल पर एग्रोवेट खरीद कर जाना है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपको मिनिमम 660 और मैक्सिमम 750 का लेवल 2 से 3 महीने में दिखा सकता है। अनिल जी, यहाँ पे मेरा एक BTST कॉल होगा, अगर परमिशन मिले तो मैं देना चाहूंगी। बिल्कुल, सिमी जी के लिए बिल्कुल BTST का। बताइए सिमी जी। सलाह है या अनिल जी, खरीदारी का सलाह है और खरीदना है KEI इंडस्ट्रीज। KEI इंडस्ट्रीज अभी तो 750 के आसपास है, स्टॉक में ब्रेकआउट 731 के ऊपर आया था, तो 20 रुपया तो देने में बढ़ गया है, पर यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज ही का टारगेट 770 का था, और स्टॉप लॉस आज ही के लिए, मतलब कल सुबह तक जिनको होल्ड करना है, वो 770 से 780 का टारगेट है उन लोगों के लिए, और 731 के नीचे स्टॉप लॉस है इंट्राडे, मतलब एक आध दिन के लिए। अगर कोई यहाँ पे टाइम देना चाहता है, तो मुझे लगता है कि जैसा फॉर्मेशन है, जिसमें चार्ट में जितना दम है, स्टॉक मिनिमम 840 तक जाएगा। 840 से 850 का टारगेट है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। अगर 2 से 3 महीने का नजरिया है, तो मुझे लगता है कि 840 से 850 का रेंज भी इसमें पॉसिबल है। तो KEI इंडस्ट्रीज को मैं करंट लेवल पर खरीदने का सलाह दे रही हूँ। 730 का तो इंट्राडे का स्टॉप लॉस होगा, मतलब कल तक के लिए, और अगर कोई मतलब 2 से 3 महीने के लिए होल्ड कर रहा है, तो 720 का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस फॉलो कीजिएगा। ओके, तो पोजिशनल बेसिस पर भी अच्छी गेंस दिखा सकता है, और ट्रेड के लिए भी 770 780 के टारगेट्स के लिए आप यहां पर एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। KEI इंडस्ट्रीज, इस पर है खरीदारी की राय। पर आइए, 2:30 बज गए हैं, चलते हैं अनिल जी के पास और जान लेते हैं इस समय मार्केट स्ट्रैटेजी क्या है। सर, मैं ग्लोबल फैक्टर्स हाईलाइट करूं उससे पहले एक बार जरा रुपए पर आपको लेवल बता देता हूं। 74.50 के पार आपको रुपया जाते हुए दिखा है, तो कमजोरी बढ़ती हुई दिख रही है रुपए में इस समय। लंबे समय बाद इस स्तर को रुपए ने छुआ है, वहां पर आपको वीकनेस दिख रही है। डॉलर इंडेक्स हम देख रहे हैं सर, 15 महीने की ऊंचाई पर पहुंचते हुए दिख रहा है, तो डॉलर में जो रिवर्सल आया पिछले 1 महीने का, उसका आप एक्शन देख रहे हैं। और ग्लोबली भी डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, रुपया ही नहीं, बाकी करेंसीज के मुकाबले भी आप देखें तो डॉलर में एक्शन बनते हुए दिख रहा है। येन के, जापानीज येन के खिलाफ 15 महीने की ऊंचाई पर आया है, और डॉलर इंडेक्स एज सच 2 महीने की ऊंचाई पर आपको दिख रहा है। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें सर, तो अच्छे क्यूज आ रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स अगर आप देखेंगे तो 90 अंक ऊपर दिखेंगे। थोड़ी देर पहले 125 अंकों की तेजी थी, तो थोड़ा ऊपर से फिसले हैं, बट पॉजिटिव ही कारोबार है। नैस्डैक फ्यूचर्स हल्की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं। यूरोप में आज रिबाउंड आते हुए दिख रहा है, कल की सुस्ती के बाद लगभग 1% की तेजी अक्रॉस यूरोपियन मार्केट्स आपको आती हुई दिख रही है। हालांकि एशिया में आज सुस्ती दिखी थी, जहां पर हांगकांग तो बंद है, बट जापान और चीन में हल्की सी गिरावट थी। तो ग्लोबल क्यूज, बाकी सारे क्यूज तो ठीक ठाक आ रहे हैं, थोड़े रुपए पर कमजोरी है। बताएं सर, क्या करना चाहिए हमें? दीप, देखिए, वैसे ग्लोबल संकेत तो ठीक है, ग्लोबल संकेतों में कोई खास समस्या है नहीं। हमारे यहाँ जो पोजीशन बनी हुई है वो काफी हद तक शॉर्ट साइड पर ज्यादा है, इसलिए बाजार थोड़ा ऊपर उठने में मुश्किल आ रहे हैं। मैं पहले आपको डेटा बता दूं कि क्या कह रहे हैं डेटा। 15,700 इसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर रहे हैं हम, और अगर आखिरी 1 घंटे में 15,700 के नीचे रहता है, स्पेशली 3 बजे तक हम 15,700 के नीचे ट्रेड करते हैं, तो थोड़ी सी रिस्क बढ़ जाती है। तब 15,675 से 15,625 की रेंज तक बाजार जाने की कोशिश कर सकता है, और वो क्यों कर सकता है वो बता दूं। 15,700 के पुट पर 65 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, हाईएस्ट है।
वहीं पर हम ट्रेड कर रहे हैं। 15,700 के नीचे ट्रेड करने पर टोटल मिलाकर 1 करोड़ पुट राइटर्स ऐसे हैं जो थोड़े रिस्क पर आ जाते हैं, जहां पर उन्हें जिनकी जो पोजीशन है वो थोड़ी सी रिस्क पर हो जाती है। तो इस लिहाज से मुझे ऐसा लगता है कि 15,700 का लेवल 15,675, 15,700 नहीं टूटना चाहिए। अगर वो टूटता है तो फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग होने का थोड़ा खतरा बढ़ सकता है और 15,625, 15,600 तक आप जा सकते हैं। ये रिस्क खुल जाती है पहली चीज। ऊपर में 15,700 फर्ज करें कि हम होल्ड कर लेते हैं और ऊपर जाने की कोशिश करते हैं तो 15,750 पर ही बड़ी रुकावट है और उसके ऊपर एक्सपायरी करना थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है। क्यों? क्योंकि 78 लाख शेयर यहाँ पर है और उसमें से 56 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं, तो 15,750 रुकावट का लेवल है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हालांकि 15,800 पर है और वो भी 92 लाख शेयरों का, तो मतलब रुकावट में जो कॉल राइटिंग होकर रखी है बहुत तगड़ी है, तो 15,750, 15,800 पार ही नहीं होने देगी, ये बात सही है। तो जो बड़े मुंह की हम बात कर रहे हैं वो बड़ा मुंह अगर आता है तो इसकी संभावना नीचे की तरफ की ज्यादा है। अगर 15,700 3 बजे तक होल्ड नहीं होता है तो फिर आपके लिए 50-75 पॉइंट की रिस्क खुल जाती है। और फिर अगर आज दिन के लो पॉइंट पर बाजार बंद होता है तो फिर वहां पर आपके लिए कल खरीदारी का मौका बनेगा। क्यों? क्योंकि वीकली एक्सपायरी पर बाजार आपके लिए हल्के हो जाएंगे, जो कुछ भी लॉन्ग पोजीशन है वो भी कम हो जाएगी, जो शॉर्ट्स हैं वो भी दिन में या तो एंड में वीकली एक्सपायरी वाले जो ऑप्शंस हैं वो या तो खत्म हो जाएंगे या फिर वो अपनी शॉर्ट कवरिंग कर लेंगे। तो तब आपके लिए कल के लिए उछाल के लिए खरीदारी का मौका होगा अगर आज दिन के लो पॉइंट पर बाजार बंद होते हैं। तो क्लोजिंग देखते हैं किस तरह की होती है। फिलहाल डेटा ये है 15,750, 15,800 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है डेटा के लिहाज से। 15,700 आखिरी उम्मीद है, उसके नीचे अगर हम ट्रेड करते रहे तो फिर खुल जाती है। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में दीप एक डेटा मैं इंटरेस्टिंग बताना चाहता हूं जो मैंने कई सीरीज के बाद आज पहली बार देखा है। आमतौर पर आपने देखा होगा बैंक निफ्टी में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो भी चलता है, चाहे वो वीकली सीरीज हो चाहे मंथली सीरीज हो, वो 500 पॉइंट का जो है ना लेवल होता है उस पर चलता है। 34,000, 34,500, 35,000, 35,500, इवन वो आप वीकली एक्सपायरी हो चाहे मंथली एक्सपायरी हो। आज बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा बना, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का डेटा की मैं बात कर रहा हूं। आज 34,700 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है बैंक निफ्टी का आज की वीकली एक्सपायरी का। तो सिमिलरली निफ्टी 15,700 के नीचे कमजोर होने के संकेत दे रहा है। बैंक निफ्टी फ्रेश कमजोरी के संकेत तब देगा जब 34,700 के नीचे निकलकर टिक कर ट्रेड करना शुरू करे, और जैसे ही 34,700 को तोड़कर ट्रेड करेगा आपके लिए 34,525, 34,575 तक का रास्ता बैंक निफ्टी में खुल रहा है। और वो इसलिए क्योंकि 34,700 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 27 लाख शेयरों का है, उसके नीचे रिस्क खुल जाती। तो 34,675, 34,700 अगर आज का लो बैंक निफ्टी तोड़ता है तो 150-200 पॉइंट की जगह नीचे के लिए खुल जाती। ऊपर कितना जा सकते हैं? जो पोजीशन बनी है उसके मुताबिक 34,800 जब तक पार करके ना टिके तब तक तो बिल्कुल ही ताकत नहीं है, और 34,800 पार कर भी लिया तब भी 34,900 से 35,000 के रेंज में भरपूर कॉल राइटिंग होकर रखी है। तो पहली चीज तो ये क्लियर कट है कि 35,000 के ऊपर तो जाने की चांस है ही नहीं। 34,800, 34,900 में ही बैंक निफ्टी को बड़ा पसीना आएगा। तो अगर 34,700 से 34,900 की रेंज में भी एक्सपायरी हो जाए तो ये अपने आप में अचीवमेंट मानकर चलें बैंक निफ्टी के लिहाज से। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही लेवल पर नजर रखें, 15,700, 34,700। जी दी ओके, 15,700 और 34,700 ये हैं आपके लिए दो लेवल्स। मार्केट डेज लो पर है, वैसे कोई भारी गिरावट नहीं है, 30 पॉइंट नीचे ही निफ्टी और बैंक निफ्टी आपको दिख रहे हैं। बट जो अनिल जी आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स बता रहे हैं उसके जस्ट नीचे बाजार ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग रहेगा आने वाले 1 घंटे में क्या बाजार इस लेवल को होल्ड कर पाएंगे कि नहीं। टीवीएस मोटर वागले साहब की पिक, आपको बिक्री के आंकड़े फिलहाल आते हुए दिख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। कुल बिक्री 2.5 लाख यूनिट्स की आपको आती हुई दिखी है जहां तक टीवीएस मोटर्स का सवाल है। तो ये बिक्री के आंकड़े टीवीएस मोटर्स की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। एक्सपोर्ट्स अगर अब देखें तो 1 लाख से थोड़े ज्यादा हैं, 1,06,000 के एक्सपोर्ट्स आपको आते हुए दिखे हैं, पर कुल बिक्री करीब 2.5 लाख की होती हुई दिखी है जहां तक टीवीएस मोटर्स का सवाल है। ये आपके लिए डेटा आते हुए दिखा है। लगभग सारा ही डेटा जो आया है वो अच्छा ही रहा है। हम मंथ ऑन मंथ कंपैरिजन कर रहे हैं, हालांकि मई के महीने में कुछ जगहों पर लॉकडाउन लगा ही हुआ था आंशिक तौर पर उसका इम्पैक्ट आप देख रहे हैं। साल दर साल ऑफकोर्स कंपैरिजन का सेंस मेक नहीं करता क्योंकि पिछले साल इस समय तो पूर्ण लॉकडाउन लगा ही हुआ था। मोटरसाइकिल बिक्री 1.5 लाख यूनिट्स की आती हुई दिखी है, 1,46,000 आप कह सकते हैं जहां तक उनकी सेल्स का सवाल है। तो ये आपके लिए टीवीएस मोटर्स के फिगर्स आते हुए दिख रहे हैं। वागले साहब ऑलरेडी इस पर अपनी राय दे चुके हैं, खरीदारी की राय दी है वागले साहब ने जहां तक टीवीएस का सवाल है। वागले साहब जिन लेवल्स पर आपने कहा था वहां से 5-6 रुपए थोड़ा कूल ऑफ हुआ है, तो ये सही लेवल है एंट्री का सर?
दीपांशु, हमने 636 में कहा था, अभी 634, 3450, 35 है, ये सही लेवल है। 630 के नीचे मेरे हिसाब से टीवीएस मोटर्स जाना नहीं चाहिए। ओके, तो 630 के नीचे नहीं जाना चाहिए और अच्छे लेवल्स हैं। नजर रखिए टीवीएस मोटर्स को बिक्री के आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं। लगभग सभी कंपनीज के जो बिक्री के आंकड़े देखे हैं वो फिलहाल तो अनुमान मुताबिक या फिर आप कह सकते हैं अनुमान से थोड़े बेहतर ही रहे हैं। आइए कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन बनते हुए दिख रहा है वहां पर नजर डालते हैं और कैश मार्केट्स में तो आपको अच्छा एक्शन दिखेगा। एरिस लाइफ साइंसेज, यहां पर प्रमोटर एक्शन भी हुआ है जो सुबह हमने आपके लिए हाईलाइट किया था। अब आप देख रहे हैं कि फ्रेश खरीदारी भी एरिस लाइफ साइंसेज पर बनती हुई दिख रही है। सुमित जी चार्ट देखें, एरिस लाइफ साइंसेज के कोई व्यू बनता है 7% ऊपर इस समय। काउंटर बहुत स्ट्रांग है। एरिस के अंदर एक बहुत स्ट्रांग अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है। आज की कैंडल तो बहुत स्ट्रांग है, पिछले 10 से 15 दिनों के हाईज ब्रेक हो रहे हैं, तो स्टॉक के अंदर पोजीशंस होल्ड करें, अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। और अभी यहाँ से 800 रुपए तक के लेवल स्टॉक के अंदर ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। फ्रेश बाइंग यहाँ पे नहीं बैठेगा क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं बैठ रहा है, लेकिन एग्जिस्टिंग पोजीशंस बिल्कुल होल्ड करके चले। ऊपर में 800 रुपए तक के लेवल जल्दी देखने को मिलने चाहिए। बिल्कुल, तो 800 के लेवल्स आपको आते हुए दिख सकते हैं जहां तक एरिस लाइफ साइंस का सवाल है। एस्ट्रल, इस पर नजर रखें और हिमांशु जी जरा इस पर राय दें। वापस एक्शन में आते हुए दिख रहा है एस्ट्रल, 2000 के ऊपर गया है काउंटर, 2% की तेजी है। क्या यहां पर ट्रेड दिखता है? दीपांशु देखिए, क्लियरली ये स्टॉक एक बहुत ही जबरदस्त बुल रन में है। थोड़े दिनों की कंसोलिडेशन स्टॉक में होते हुए नजर आती है और वापस से स्टॉक नए हाइज बनाता हुआ दिखता है। मुझे लगता है कि यहाँ पर आज भी जिस हिसाब से स्टॉक ने नए हाइज ऑलमोस्ट टेस्ट किए हैं, यहाँ पर फिर से खरीदारी का स्कोप बनता है। हालांकि जो मोमेंटम ट्रेडर्स हैं, जो मोमेंटम चेज करने के लिए यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, वहां पर मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर 2004-2005 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। पोजिशनल तौर पर मुझे लगता है कि सेटअप अभी भी पॉजिटिव है और आज इस फ्रेश ब्रेकआउट के बाद मुझे लगता है फर्दर यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म में एक नई अपसाइड खुलती हुई स्टॉक में नजर आई है। बिल्कुल, तो एस्ट्रल पर भी रखिए नजर। नई मूव के लिए हो रहा है ये काउंटर तैयार हो रहा है। वरुण हमारे साथ बताने के लिए कि एम्फी की तरफ से जो म्यूचुअल फंड्स की क्लासिफिकेशन होती है, जो थोड़ी अप एंड डाउन रिक्लासिफिकेशन होती है, उस पर क्या अनुमान लगाया जा रहा है? आने वाले कुछ दिनों में फाइनल लिस्ट भी हमारे सामने आनी चाहिए। वरुण बताइए, बाजार की नजर कहां पर रहेगी, किस तरह के बदलाव हो सकते हैं एम्फी की तरफ से? देखिए, काफ़ी सारे बदलाव हो सकते हैं दीप, और इनफैक्ट जुलाई के फर्स्ट वीक में ये जो लिस्ट है वो आ जाती है और अगस्त से ये लागू होती है। और अभी जनवरी से अब तक अगर आप देखेंगे तो 22% के आसपास काफ़ी हद तक जो ओवरऑल निफ्टी के स्टॉक्स है उनके मार्केट कैप में बदलाव देखा गया। और दरअसल एमफी जो रिक्लासीफाई करता है लिस्ट, उनको मार्केट कैप के बेसिस पे ही बदलाव करता है। तो काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनको मिड कैप से लार्ज कैप में शिफ्ट करने की बात की जा रही है। उसमें काफ़ी हद तक अडानी गैस है, अडानी गैस के अलावा अपोलो हॉस्पिटल, चोला इन्वेस्टमेंट, एनएमडीसी, हनीवेल ऑटोमेशन, बैंक ऑफ बड़ौदा, गोदरेज प्रॉपर्टीज और सेल, ये वो तमाम काउंटर्स हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं कि हो सकता है कि इनको मिड कैप से अब लार्ज कैप में शिफ्ट किया जाए। अगले नाम जो है उसमें अबॉट इंडिया, एचएएल, एल्केम, एचपीसीएल, पीआई इंडस्ट्रीज, पेट्रोनेट, एलएनजी और आईजीएल है, जिनको शायद लार्ज कैप से मिड कैप में शिफ्ट किया जा सकता है। यानी कि इन स्टॉक्स की थोड़ी बहुत टी रेटिंग हो सकती है। काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनको मिड कैप से स्मॉल कैप और स्मॉल कैप से मिड कैप में शिफ्ट किया जाने वाला है। मिड कैप से स्मॉल कैप में करीब 15 स्टॉक्स है जो शिफ्ट हो सकते हैं, जिसमें ग्रैन्यूल्स, आईटीआई, एसजेवीएन, एमजीएल जैसे काउंटर शामिल है। और मिड कैप से स्मॉल कैप से मिड कैप में जो शिफ्ट होंगे उसमें 12 स्टॉक्स है, जिसमें टाटा एलेक्सी, लिंडे इंडिया और अपोलो टायर्स जैसे काउंटर शामिल है। तो ये वो शिफ्टिंग है जो होने वाली है स्मॉल कैप से मिड कैप और मिड कैप से स्मॉल कैप। कुछ हाल ही में कंपनी लिस्ट हुई थी, उनको भी कहीं ना कहीं मिड कैप में शामिल किया जाएगा, जिसमें IRFC, मैक्रोटेक डेवलपर्स और इंडिगो पेंट शामिल है। इसके अलावा 15 ऐसे स्टॉक्स है जो कि पिछले कुछ समय में जो लिस्ट हुए थे, इनको स्मॉल कैप में शिफ्ट करने की बात चल रही है, जिसमें कल्याण ज्वेलर्स, ईसी ट्रिप, नज़ारा टेक जैसे काउंटर शामिल है। तो ये सब चेंजेस जो है आपको हो सकता है कि इसी हफ्ते या फिर अगले हफ्ते की शुरुआत में ही सुनने मिलेंगे कि ये चेंजेस हो चुके हैं। ये लागू शायद होंगे अगस्त के फर्स्ट वीक से। ओके, तो अगस्त के फर्स्ट वीक से लागू होंगे। हालांकि लिस्ट आने वाले कुछ ही दिनों में आ जानी चाहिए। ढेरों स्टॉक्स हैं जिनका रिक्लासिफिकेशन हो सकता है। लार्ज कैप कैटेगरी में भी कुछ स्टॉक्स आपको जाते हुए दिख सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग डेटा है जो वरुण हमारे सामने रखते हैं।
और कई सारे स्टॉक्स हैं जो हमारी फोकस लिस्ट में आने चाहिए इस रिक्लासिफिकेशन की वजह से। इस बीच कुछ और स्टॉक्स जो मूवमेंट दिखा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके एक्शन जहां पर आ रहा है, स्मॉल कैप मिड कैप में ही आज आपको ज्यादा एक्शन बनते हुए दिखेगा। IEX, इस पर अभी फ्रेश खरीदारी के संकेत आपको आते हुए दिखे हैं। लगातार सेठी साहब की तो रिकमेंडेशन लिस्ट में आया ही है IEX, बट थोड़ा मोमेंटम पकड़ने की कोशिश कर रहा है। कुणाल जी जरा चार्ट्स देखें IEX, क्या ये जो फ्रेश मूव आई है ये फाइनली कुछ और ट्रेड दिखा सकती है IEX में? देखिए चार्ट तो बहुत अच्छा है दीपांशु, लगातार स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है और अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू देखें तो बहुत ही पॉजिटिव लगता है और मुझे लगता है हर डिप में बाय करना चाहिए। इमीडिएट टर्म में अगर आप देखें तो एक 400 रुपए पर हर्डल है और ये 400 रुपए का लेवल जो है काफी बड़ी चुनौती है, तो 400 पार होगा तब इसमें फ्रेश खरीदारी की राय है। तो या तो देखिए डिप में खरीदें मध्यम से लंबी अवधि के लिए, या फिर 400 पार हो जाने दीजिए, उसके बाद नई खरीदारी करें। ओके, तो 400 के पार फ्रेश खरीदारी की राय आएगी या फिर डिप पर खरीदारी करें। फिलहाल ऐसे लेवल पर है जहां पर खरीदारी की तो रिकमेंडेशन नहीं है, बट डेफिनेटली एक अच्छी मूव इस काउंटर पर आती हुई दिख रही है। IEX पर रखनी है नजर। बालाजी एमाइंस, यहां पर भी आप खरीदारी के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। सुमित जी, कुछ तो एक्शन इस पर चल रहा है, कोई ट्रेड दिखता है सर? दिवांशु देखिए स्टॉक के अंदर मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है, स्टॉक के अंदर तेजी का मूव देखने को मिल रहा है। ऑलरेडी 100 से 125 पॉइंट आज ऊपर है और पिछले 3-4 दिनों के हाई भी ब्रेक हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से पोजीशंस बिल्कुल इसके अंदर होल्ड करके चले। स्टॉक के अंदर जो कैंडल फॉर्म हुई है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि स्टॉक यहाँ से 125 से 150 रुपए का और अपसाइड मूव दिखा सकता है, यानी एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चले। और अगर फ्रेश खरीदारी करनी है तो यहाँ पे CMB पे किया जा सकता है। नीचे में इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना होगा 2740 के आसपास का। ऊपर में टारगेट बनेगा 2900 से 2950 तक का। ओके, तो ये है आपके लिए राय। बालाजी एमाइंस पर नजर रखिए, इस काउंटर पर भी एक्शन के लिए तैयार होते हुए दिख सकता है। एक स्टॉक जिसके लिए सुबह अच्छी खबर आई थी, सेठी स्टॉक की स्टॉक ऑफ द डे की लिस्ट में भी था, कैडिला। यहां पर कोरोना के इलाज को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं कंपनी की तरफ से। आइए जानते हैं देवांशी के साथ। देवांशी, बताएं क्या चल रहा है यहाँ पर? बिल्कुल, कैडिला के लिए पॉजिटिव खबर ये आते हुए देखिए कि अपनी जो कोरोना से जुड़ी जो वैक्सीन है, कंपनी ने अब इसको भारतीय रेगुलेटर से मंजूरी मांगी है इसको लॉन्च करने के लिए। कंपनी ऑलरेडी ट्रायल्स करते हुए दिख रही थी और काफ़ी पॉजिटिव थे सब लोग इस वैक्सीन को लेके, और अब फाइनली इसको लॉन्च करने के लिए कंपनी ने भारतीय रेगुलेटर से मंजूरी मांगी है और अर्जी भी दे दी है। मैं आपको बता दूं कि ये कोवैक्सीन जो है उसके बाद पहली ऐसी वैक्सीन होगी जो कि बच्चों में भी यूज़ की जा सकती है। 12 साल से लेकर 18 साल के बच्चों में भी ये जो वैक्सीन है उसका इस्तेमाल हो सकता है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि कंपनी ने ऑलरेडी अपने तीनों ट्रायल्स पूरे कर लिए हैं और प्राइमरी जो एफिकेसी दिखा रहा है ये करीब 67% की दिखा रहा है। तो आने वाले समय में अगर ये लॉन्च होती है तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव माना जाएगा कैडिला के लिए। लेकिन आज इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा मूवमेंट आती हुई नहीं दिख रही है। अब उसकी कई सारी वजह है। सबसे पहले एनालिस्ट का यही मानना है कि ये जो पॉजिटिव खबर है ये ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुकी थी जब हमने आपको ये बताया था कि कंपनी ट्रायल 3 शुरू कर रही है, फेज 3 ट्रायल शुरू कर रही है, तभी इस स्टॉक में एक बड़ा मूवमेंट आता हुआ दिखा था। उसके बाद अब देखिए ये जो खबर है अब फैक्टर इन होती हुई दिखी है। इसके साथ ही अब बहुत सारी जो वैक्सीन्स हैं वो इंपोर्ट होने वाली है, जैसे कि फाइजर है, मॉडर्ना की बातचीत होती हुई दिख रही है और जो मांग है वो अब धीरे धीरे कम होती हुई दिख रही है। ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है हमने देखा है कि उनका फर्स्ट डोज पूरा होता हुआ दिख रहा है। तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में मांग किस तरह से रहती है और इसके चलते भी बहुत ज़्यादा स्टॉक रिएक्ट करता हुआ नहीं दिख रहा था। और जिस तरह से अब फाइनल चार्जेस भी आते हुए दिख रहे हैं, सरकार ने ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग 3 वैक्सीनेशंस हैं उनके प्राइस कैप कर दिए हैं, हॉस्पिटल चार्जेस कैप कर दिए हैं। तो माना जा रहा है कि इनको बहुत ज़्यादा मार्जिन्स में या जो आय है उसमें फ़ायदा होता हुआ नहीं दिखेगा। हालांकि कंपनी ये ज़रूर मानती है कि वॉल्यूम से इनका बेनिफिट ज़रूर होता हुआ दिखेगा। हर साल 10 से 12 करोड़ जो वैक्सीन्स हैं कंपनी लॉन्च करने की योजना फिलहाल करती हुई दिख रही है। लेकिन आज इस स्टॉक पर कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मूवमेंट आती हुई नहीं दिखी है। आज कोई पॉजिटिव मूवमेंट नहीं आते हुए दिखा है, बट काफी सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं कंपनी पर। और आशु जी, ये तो आपके रेडार पर भी रहता है, कैडिला 640 के करीब है, कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं दिखा रहा है। क्या राय है सर कैडिला के चार्ट पर? दीपांशु देखो, स्टॉक तो पॉजिटिव है लेकिन ना अभी बड़ी अजीब सी मार्केट चल रही है कि विद इन सेम सेक्टर भी आप देखो लुपन हाई पे होगा, कैडिला लो पे होगा, मतलब जो इंट्राडे की भी मैं बात कर रहा हूँ।
तो ये दीपांशु मुझे ना बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं आ रहा है इस मार्केट पे। और कैडिला का एक्चुअली क्या कि ये जो न्यूज है ना काफी हद तक डिस्काउंटेड है और एक इसने अच्छा मूव दिखाया था। बिल्कुल आपने राइट किया कि हमने पिछले महीने में इसमें स्प्रेड भी बनाया था और 670 तक का मूव दिखाया, लेकिन 670 के बाद 630-35 पे आके अब कंसोलिडेट कर रहा है। कब चलेगा कहना मुश्किल है, बट ऑल दिस न्यूज दीपांशु इज ऑल डिस्काउंटेड इन द प्राइस। नहीं तो ये अगर इस तरह की न्यूज आनी चाहिए थी उस मूवमेंट पे इसको ऊपर निकलना चाहिए था 700 की तरफ। तो जिस तरह से बहुत सारे फार्मा स्टॉक्स में करेक्शन आई है या एक फटीग नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है एक रेंज में लगता है अभी कोई दोनों तरफ का मोमेंटम नजर नहीं आ रहा। बट यस, अगर इसमें से और करेक्शन आती है, जो पिछले एक्सपायरी में हमने देखा एक बार 615-20 तक भी टूटा था, अगर और यहां से 10-15-20 रुपए टूटता है तो एक बहुत अच्छी बाय बन जाएगी कैडिला फॉर पोजिशनल 700 टारगेट। ओके, तो ये है आपके लिए कैडिला पर राय। आइए बिगुल है बैक टू बैक वागले साहब, कुणाल जी, राकेश जी और हिमांशु जी तीनों की तरफ से। तो पहले हिमांशु जी के लिए बिगुल BTSTT का। बताएं सर। फार्मा स्टॉक्स में थोड़ा सा मोमेंटम बनता हुआ नजर आया है और मुझे लगता है कि यहाँ पर सन फार्मा जिस हिसाब से पोजीशनड है, यहाँ पर BTST के तौर पर सन फार्मा में खरीदारी करके चला जा सकता है। 680 के जो एक यहाँ पर एक हर्डल था स्टॉक ने उसको पार किया है और काफ़ी अच्छे से आज काफ़ी समय इसने इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर निकाला है। जिस हिसाब से चार्ट पोजीशन है, मुझे लगता है ये स्टॉक 700-710 रुपए तक के लेवल्स कल के सेशन में हमें दिखा सकता है। तो सन फार्मा में अनिल जी यहाँ पर खरीदारी की राय है। छोटा सा स्टॉप लॉस है 678 का और यहाँ पर 687 का करंट भाव है। 705-710 के दो टारगेट्स के लिए सन फार्मा में खरीदारी की राय है अनिल जी। और इसी को प्ले करने के लिए अनिल जी ऑप्शंस के थ्रू भी यहाँ पर खरीदारी करके चला जा सकता है। 680 के स्ट्राइक की अनिल जी कॉल ऑप्शन खरीदारी की राय है, जो कि लगभग 20 रुपए पर अभी आ रही है अनिल जी। यहाँ पर 15.5 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करके चला जा सकता है। 28 और 32 रुपए के दो टारगेट्स यहाँ पर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो सन फार्मा पर आ रहा है मोमेंटम, नजर रखिए, लगता है इस बार 700 के पार जाने की तैयारी में है। आइए चलते हैं वागले साहब के पास। बिल्कुल वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, डॉक्टर रेड्डीज में एक बड़ा वाला ब्रेकआउट आ रहा है 5520 के लेवल पे। हमने रिकमेंड किया हमारे क्लाइंट्स को अभी यहाँ पर लिया जाए। मुझे लगता है इसमें 100 रुपए की अपमूव आ सकती है कल के दिन में। अभी 552728 है, यहाँ पर ले 20 आता है तो ऐड करें। 5480 का स्टॉप लॉस होगा। आपकी रिस्क एक 30-35 रुपए की होगी, 35-40 रुपए की होगी। ऊपर में 5610 5620 तक के लेवल शायद कल के दिन में ही देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो फार्मा में आ रहा है मोमेंटम। सन फार्मा हिमांशु जी को पसंद है। डॉक्टर रेड्डीज फ्यूचर्स में आप खरीदना चाहें तो वागले साहब की राय ले लें। और अगर ऑप्शन की स्ट्रैटेजी चाहिए तो सुमित जी भी ये देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, सुमित जी के लिए कैश का ऑप्शन। सुमित जी बताएं सर। या दीपांशु, देखिए कोइंसिडेंटली कॉमन स्टॉक निकला है कैश का ऑप्शन में। जो ऑप्शन में स्टॉक लेना है वो डॉक्टर रेड्डी ही है। डॉक्टर रेड्डी ने ब्रेकआउट दे दिया है। डॉक्टर रेड्डी 5500 के ऊपर आने का मतलब हो गया ये स्टॉक यहाँ से बहुत बड़ी तेजी आएगी। आपको ध्यान हो तो कुछ हफ्ते पहले हमने 10 की कमाई में डॉक्टर रेड्डी में बाय का व्यू दिया था, जिसमें 5555 का हमने पहला टारगेट दिया था और 6000 का हमने दूसरा टारगेट दिया था। तो अभी 5555 का लेवल ऑलमोस्ट अचीव कर रहा है और अब यहाँ से 6000 के लिए पोजिशनली जाने को तैयार है। ये तो हुआ पोजिशनल का बात और 10 की कमाई को याद दिलाने का। अभी यहाँ पे इसके अंदर ऑप्शंस के जरिए ट्रेड लेना है, जिसके अंदर डॉक्टर रेड्डी में 5550 वाला कॉल 125-130 के आसपास ट्रेड कर रहा है। डॉक्टर रेड्डी 5550 वाला कॉल 130 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसको लेने का सलाह रहेगा। इमीडिएटली ट्रेडिंग के लिहाज से इसके अंदर ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 170 रुपए से लेके 190 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं और नीचे में इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है 100 रुपए का। बाय डॉक्टर रेड्डी 5550 कॉल एट CMP, स्टॉप लॉस 100, टारगेट 170 से 190 के देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो डॉक्टर रेड्डीज है रेडार पर। वागले साहब को पसंद है, सुमित जी को भी पसंद है, सन फार्मा हिमांशु जी को पसंद है। नजर रखिए, फार्मा में है अच्छा एक्शन इस समय। देखते हैं राकेश जी, कुणाल जी को क्या पसंद आ रहा है। बिगुल चार्ट कॉर्नर।
बताएं सर। देखिए दीपांशु, हमारी राय भी है डॉक्टर रेड्डीज में, जो पंचों की राय है वही हमारी भी राय है। खरीदारी करनी है डॉक्टर रेड्डीज में, बहुत बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। यहां पर मैं ये पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूं दीपांशु, आप देखिए ये चौथा अवसर है, 4 अटेम्प्ट्स के बाद जाकर डॉक्टर रेड्डी ने ब्रेकआउट दिया है 5450 रुपए के ऊपर। तो ये साधारण ब्रेकआउट नहीं है, बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर दिख रहा है, इसीलिए नॉट टू बी मिस स्टॉक है। मौजूदा स्तरों पर बाय करके चलें। फार्मा में तेजी है। ओवर टू राकेश। बड़ा ब्रेकआउट है, जैसे दीपांशु अभी कुणाल जी ने बताया है। 5450 5450 का स्टॉप लॉस है। 5650 5650 से लेकर 5700 के टारगेट के लिए डॉक्टर रेड्डीज है हमारा पिक ऑफ द डे। और इसके साथ साथ दीपांशु, उस पर भी मैं कमेंट करना चाहूंगा, जो भी देवांशी ने कैडिला की वैक्सीन के लिए बताया था, वो भी एक मेजर टर्न अराउंड है। क्योंकि अभी तक क्या है कि 18+ वालों का वैक्सीनेशन हो रहा है और 18 के नीचे वालों में कैडिला की जो वैक्सीन है दीपांशु, ये एक इतिहास रचेगी। क्योंकि जिस तरीके से जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है वो दूसरे कॉन्सेप्ट पे बनी है, कोवैक्सीन दूसरे कॉन्सेप्ट पे बनी है, और ये जो वैक्सीन है कैडिला की, ये दूसरे कॉन्सेप्ट पे बनी है। और आज ही मैं 2-3 लोगों से बात कर रहा था, बिकॉज एवरीबडी इन माई फैमिली इज वैक्सीनेटेड एक्सेप्ट फॉर माई सन, जो कि अभी मतलब कि छोटा है। तो मेरे को ये बोला गया कि रुको और कैडिला की वैक्सीन का वेट करो। क्या बात है, वाह। तो कैडिला की वैक्सीन जो बच्चों के लिए बन रही है उसका है इंतजार। लेकिन जो डॉक्टर रेड्डीज के लिए आपने बात की कुणाल जी, आपने क्या बताया कि 4 अटेम्प्ट के बाद डॉक्टर रेड्डीज ने ये लेवल पार किया है, कुछ ऐसा? कितने अटेम्प्ट बताए सर आपने? अनिल जी 4। देखिए अनिल जी, डॉक्टर रेड्डी अनिल सिंह भी तो है नहीं कि पहले अटेम्प्ट में सीए पार कर ले। तो अनिल जी, डॉक्टर रेड्डी ने 4 प्रयास किए तब जाके डॉक्टर बना है। अनिल जी, डॉक्टर रेड्डी। मैं वही सोच रहा था एक्चुअली सीए डे के मौके पर, मैंने कहा कि ये ऐसा हो गया कि जैसे लेवल पार करना डॉक्टर रेड्डीज के लिए सीए करने के लायक हो गया। तो दोनों ही, आज डॉक्टर्स का भी दिन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का भी दिन है। तो डॉक्टर रेड्डी ने अटेम्प्ट लगाए लेकिन सक्सेसफुल हुआ। ये बड़ी चीज है कि इंपॉर्टेंट ये है कि अंत में आपके पास जब तक सफलता हाथ में लगे, अटेम्प्ट लगाते रहे, करते रहे। जी 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 कुणाल जी पूछिए जी। अनिल जी देखिए, ये मुझे जिज्ञासा पहले से थी पिछले साल से कि ये डॉक्टर्स डे और सीएस के लिए जो दिन है, ये दोनों एक ही दिन क्यों है अनिल जी? कोई समानता है इन दोनों में अनिल जी? दोनों में बहुत मेहनत लगती है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। मतलब फर्क सिर्फ एक है, समानताएं तो बहुत सारी है कि करना आसान नहीं है, अच्छा, पढ़ना मुझे बहुत लगा पड़ता है, फीस सब दोनों कुछ बहुत है। लेते हैं। दोनों बढ़िया, बहुत बेहतरीन प्रोफेशन है। हाँ वो भी है, लेकिन फर्क एक ही है। जो सबसे बड़ा फर्क है मैं बताता हूँ, सबसे बड़ा फर्क जो है दोनों प्रोफेशन में, डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए घुसना बड़ा मुश्किल है। डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए आपको वो एग्ज़ाम पास करके फिर वो एडमिशन लेना कॉलेज में, वो बड़ा मुश्किल काम है। सीए में एंट्री इजी है कि आपकी फर्स्ट क्लास बन गई, 50% के ऊपर मार्क्स आए तो आप ज्वाइन कर सकते हो। सीए में एंट्री इजी है, एग्जिट बहुत मुश्किल है। डॉक्टरी में एंट्री मुश्किल है और एक बार आपका एडमिशन हो गया तो आप डॉक्टर बन के ही निकलेंगे, 99% संभावना ही है। तो दोनों में एक ही फर्क है, ये एक में एंट्री मुश्किल है, उसके बाद तो जिंदगी दोनों की मतलब बराबरी। एक बार प्रोफेशनल बनने के बाद तो फिर आपको पता ही है लाइफ होती है। डॉक्टर की लाइफ 24/7 है, सीए लोग मतलब 24/7 तो नहीं करते हैं काम 24 घंटे, लेकिन 365 डेज जरूर करते हैं, 365 दिन करते हैं, 24 घंटे नहीं करते। चलिए, हर एक प्रोफेशन के अपने अपने मजे हैं, अपने अपने फायदे, अपने अपने नुकसान है। लेकिन ये प्रोफेशन जो दोनों ही जो आज हम मना रहे हैं, डॉक्टर डे और सीए डे, वाकई में काफी नोबल प्रोफेशन है। चलिए आइए बढ़ते आगे, और 3 बजने का वक्त है। थोड़ी देर में हम आपके सामने बैन से बेनिफिट की भी लिस्ट रखेंगे कि वाकई में कोई स्टॉक्स बैन में आने जाने को तैयार। लेकिन 3 बजे के ठीक वक्त है, बाजार नीचे जाने को तैयार होते दिख रहे हैं 15,600। इसीलिए मैं कह रहा 3:05 तक देखिए, अगर लोज टूटते हैं तो यहां पर जाने को तैयार होते दिख रहे हैं। जरा एक बार सुमित जी,
क्या 34,700 का बैंक निफ्टी का पुट हीरो या जीरो बनने का वक्त आ रहा है क्या? जरा देखिए, क्योंकि एकदम सही वक्त पर आखिरी आधे घंटे में 34,700 को तोड़कर नीचे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। जरा इस पुट पर नजर डालिए, क्या यहां पर खरीदारी बन सकती है अगर किसी को रिस्क लेनी है तो? रिस्क लेनी है तो अनिल जी ले सकते हैं, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही अभी नीचे आए हैं और सपोर्ट्स तोड़ा है, तो 1:2 का रेशियो का ट्रेड बिठाना है तो ले सकते हैं। 30 रुपए में अभी ट्रेड कर रहा है, 75 से 100 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से 100-150 पॉइंट का फॉल और अगर आ गया तो 100% अगर कोई रिस्क ले सकता है तो बिल्कुल काम कर सकता है। बात है तो थोड़ा मुंह आता हुआ दिख रहा है। दिन के लोज पर आया है बाजार और आखिरी आधे घंटे में थोड़ी अनवाइंडिंग होती हुई दिख रही है। एकदम आखिरी सपोर्ट लेवल यही है आज 34,675 बैंक निफ्टी और 15,675 निफ्टी। इसके नीचे और खराबी होती हुई दिखेगी। अगर रुकना है तो यही, नहीं तो फिर बैंक निफ्टी के लिए अगला जो सपोर्ट लेवल आएगा वो 34,525 से 34,600 की रेंज में आएगा और उस तरफ तेजी से जाने को तैयार होता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी लगभग 100 पॉइंट नीचे आता हुआ दिख रहा है, तो कमजोरी होती हुई दिख रही है इस वक्त बैंक निफ्टी में। ये आपके लिए तो ये है पूरा का पूरा एक्शन। दीप। बिल्कुल सर, तो कमजोरी दिख रही है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स के थोड़ा नीचे आए हैं। अब देखते हैं यहां से क्लोजिंग तक का एक्शन कैसे रहेगा, बट दिन के निचले स्तर पर है बाजार। थोड़ा डिफेंसिव फोकस बढ़ रहा है, पर उसमें भी देखिए तो आईटी पर आपको वीकनेस आती हुई दिख रही है इस समय। तो बाजार थोड़ी शेकी फाउंडेशन पर दिख रहा है। पर बाजार इंडेक्स लेवल पर तो एक्शन दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है उतना, बट काफी सारी खबरें हैं जहां पर आपको रखनी है नजर। और आज सुबह जो हमने हाईलाइट करी थी जेट एयरवेज को लेकर, एनसीएलटी के तरफ से अपडेट्स आए हैं। क्या है ये अपडेट्स और क्या मतलब हो सकता है इसका एयरलाइन के लिए, आइए जानते हैं वरुण के साथ। वरुण बताइए क्या है फ्रेश अपडेट्स जेट एयरवेज के लिए? देखिए, दरअसल जेट एयरवेज की दिक्कतें जो है, या फिर हम कहेंगे कि रिवाइवल प्लान जो है, उसमें शायद अभी और देरी लग सकती है, क्योंकि एनसीएलटी की तरफ से जो आदेश आया है वो शायद इसके रिवाइवल प्लान में थोड़ी दिक्कत पैदा कर सकता है। देखिए, पहले हुआ ये था कि जब जेट एयरवेज पहले फ्लाई करता था तो उसके पास करीब 30 जगहों पे 170 फ्लाइंग स्पॉट्स थे, और अब दरअसल स्लॉट से, और अब दरअसल एनसीएलटी ने कहा है कि आपको आपके जो पुराने स्लॉट्स है वो वापस नहीं मिलेंगे। दरअसल एक सिद्धांत होता है यूज इट और लूज इट, यानी कि अगर या तो आप अपने स्लॉट्स को यूज करें और अगर यूज नहीं करते हैं तो वो स्लॉट किसी और को दे दिए जाते हैं, और उसी सिद्धांत के बेसिस पे एनसीएलटी ने कहा है कि आपको जो आपके पुराने स्लॉट्स है वो फिर से नहीं मिलेंगे और आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा नए स्लॉट्स के लिए। और स्लॉट्स मिलना आप तो जानते हैं कि एविएशन इंडस्ट्री में कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जितना रेवेन्यूज आते हैं वो एक्चुअली अगर आपको सही स्लॉट मिल जाए तो आपके सीधे सीधे रेवेन्यूज और प्रॉफिट पे वो इम्पैक्ट करता है। और इसी का इम्पैक्ट दरअसल जो है वो इस कंपनी के रिवाइवल प्लान पे पड़ सकता है, क्योंकि कैलरॉक और जलान कंसोर्शियम ने जो रिवाइवल प्लान दिया था उसमें करीब 7,500 करोड़ के आसपास के क्लेम्स जो है उसको मंजूरी मिली थी, और इसके चलते जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है उनको करीब 95% के आसपास का हेयर कट लेना था। अब इस 7,500 करोड़ में से करीब 385 करोड़ के आसपास का भुगतान का प्रस्ताव जो है वो रखा गया था। उसमें से 185 करोड़ का जो भुगतान है वो दरअसल ऑपरेशन शुरू होने के 180 दिन बाद दिया जाना था, और बाकी जो 195 करोड़ है उसको ये लोग जीरो कूपन बॉन्ड के जरिए देने वाले थे। यानी कि अब अगर स्लॉट इस कंपनी के पास नहीं है तो इस कंपनी के लिए तो दिक्कत है, क्योंकि रिवाइवल इसका जल्दी नहीं होगा। लेकिन अगर स्लॉट मिलने में देरी हुई तो बैंक्स को जो पैसे मिलने वाले थे, जो भी थोड़े बहुत मिलने वाले थे, वो मिलने में भी देरी होने वाली है। और सबसे बड़ा एक्सपोजर एसबीआई का है 1,600 करोड़ के आसपास का, येस बैंक का 1,000 करोड़ के आसपास का एक्सपोजर है। तो जो 385 करोड़ मिलने वाले थे उसमें शायद 195 करोड़ तो मिल जाएंगे, 185 करोड़ मिलने में बैंक्स को देरी लगेगी और जेट एयरवेज को उड़ने में देरी लगेगी। ओके, तो रिकवरी या फिर रिवाइवल तो चल रहा है, बट उस गति से नहीं चल रहा है जहां से शायद एक्सपेक्ट किया था, और थोड़ा और समय लग सकता है। बड़ा हेयर कट तो ऑलरेडी लेंडर्स ले सकते हैं, बट स्लॉट्स आने में भी थोड़ा टाइम लगेगा और नए सिरे से स्लॉट्स दिए जाएंगे। पुराने जो स्लॉट्स के कैलकुलेशन या फॉर्मूला था उस हिसाब से इन्हें नहीं मिलने वाला है। तो जेट एयरवेज पर रखेंगे नज़र। ऑफ कोर्स स्टॉक पर तो बात करके फ़ायदा नहीं है इस समय, बट इसके जो लेंडर्स हैं एसबीआई और येस बैंक और अन्य बैंक्स, वहाँ पर भी आपको रखनी चाहिए नज़र। यहाँ पर आप देखिए एक्शन बनते हुए दिख रहा है। चलिए, जेट एयरवेज की खबर आपके लिए, और रिवाइवल में थोड़ी और देरी होती हुई दिख सकती है।
बाजार जैसा अनिल जी कह रहे थे इंपॉर्टेंट लेवल्स पर है, बट स्टॉक्स पर है एक्शन। और एक स्टॉक जिस पर हिमांशु जी की राय लेनी है, कैमलिन फाइन साइंसेज। हिमांशु जी, कुछ समय पहले आपने 10 की कमाई में ये रेकमेंड किया था और आपका जो पहला टारगेट था 195, उसके करीब आते हुए दिख रहा है। पिछले 2-3 दिनों से बढ़िया मोमेंटम है, केमिकल स्टॉक्स में अच्छा एक्शन बना हुआ है। कैमलिन पर अब क्या करना चाहिए हिमांशु जी? बिल्कुल, मतलब ये जो चार्ट फॉर्मेशन था ये कल या परसों कहीं ना कहीं अपने आप में एक अर्ली इंडिकेशन दे रहा था कि स्टॉक वापस से नए हाइज लगाने के लिए तैयार है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी भी अच्छी गुंजाइश बनती है। 188 का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है अगर आज या कल के लिए यहाँ पर पोजीशन को कैरी करना है। तो 188 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी करी जा सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर 205, 210 रुपए तक के टारगेट्स 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए नजर आएंगे। काफी अच्छा फॉर्मेशन है, अच्छी डिलीवरी वॉल्यूम्स यहाँ पर आते हुए नजर आए हैं और चार्ट फॉर्मेशन सजेस्ट करता है कि ये साइकोलॉजिकल 200 के नंबर को पार करने के लिए तैयार है। ओके, तो 200 के करीब जा रहा है कैमलिन फाइन साइंसेज। मालामाल वीकली में ऑफकोर्स हमने आपके लिए हाईलाइट कर रहा था 70 के लेवल्स के करीब, वहां से तो देखिए जबरदस्त तेजी आई गई है, बट अच्छे मोमेंटम में है कैमलिन फाइन साइंसेज। एक और स्टॉक जो बढ़िया मोमेंटम में है, JSW एनर्जी। कई बार इस पर रिसेंटली चर्चा हुई है। SIP स्टॉक था हमारा 14 तारीख को और वहां से देखिए तो आपने अच्छी मूव देखी है। 153 के आसपास बात करी थी, आज आप देखें तो आपको 175 का हाई ये स्टॉक लगाते हुए दिखा है। तो JSW एनर्जी वापस मोमेंटम में आया है, नतीजा आएंगे, कमाई कराएंगे, मैं भी इसकी बात करी थी। सिमी जी, क्या करें JSW एनर्जी में? अभी भी होल्ड ही करना है दीपांशु, क्योंकि स्टॉक में एक मोमेंटम नया आया है और मुझे लगता है कि यहाँ से भी, क्योंकि इसमें एक स्पाइक ब्रेकआउट डे बिफोर येस्टरडे आया था 162 के आसपास और तब मैंने फ्रेश बाय इसमें करवाया था और मेरा टारगेट 178 से 185 का था मिनिमम। वो तो टारगेट हो सकता है 2 दिन में, मैं इतना जल्दी आ जाएगा ऐसा एक्सपेक्ट नहीं की थी, पर ये आ गया है। पर फिर भी मैं होल्ड करने का ही सलाह दे रही हूँ। 195 से 200 का टारगेट भी शायद इस मूव में आ जाएगा। तो स्टॉप लॉसेस मेंटेन करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली 160 के नीचे, क्योंकि यहीं पे ब्रेकआउट पहला आया था। दीपांशु, एक स्टॉक बढ़ रहा है, मुझे उसमें BTST देना है, अगर परमिशन मिले तो मैं दे दूं। जी हाँ, जरूर सिमी जी। BTST का बिगुल सिमी जी के लिए। बताएं सिमी जी। खरीदारी का सलाह है और खरीदना है रेडिंगटन में मोस्टली मैं देख रही हूँ कि 5 से 6 लाख का ही वॉल्यूम होता है, 10 लाख के ऊपर नहीं जाता है इसका वॉल्यूम। आज बहुत ही बड़ा वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट आया है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट आया है। 288 से 289 का जो रेंज है वो शायद आज ही क्रॉस हो जाएगा। ये रेंज इसलिए क्रूशियल है क्योंकि ये अर्ली हाई था, तो रिसेंट हाईज ये 288-89 के आसपास बनाया था। वो 88-89 का हाई अगर क्रॉस हो जाएगा तो स्टॉक 300 से पहले रुकेगा नहीं। करंट लेवल पर 280 के आसपास आ चुका है अभी ये स्टॉक, तो यहाँ पे जो खरीद रहा है उन लोगों का स्टॉप लॉस 275 का होगा और मिनिमम टारगेट 290 से 300 का होगा और उसके बाद 320 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। पोजिशनली खरीद कर होल्ड करना पड़ेगा, 275 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। रेडिंगटन में खरीदारी करने की राय 280 रुपए के आसपास, और आज सुबह ही पालिया साहब ने ये भी एक स्टॉक ऐसा है जहां खरीदारी करने की राय दी थी 10 की कमाई में। रेडिंगटन उन्होंने कहा 275 पे खरीदिए, 260 का स्टॉप लॉस, 340-360 के बड़े टारगेट के लिए, और सीमी जी भी बड़े टारगेट के लिए यहां पर खरीदारी करने की राय दे रही है। 290, 300 और 320 ये टारगेट है आपके लिए। 275 का लगाएं आप स्टॉप लॉस, ये आपके लिए राय है। और इस बीच गेल को लेकर एक बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। कंपनी को 930 करोड़ रुपए का एक आर्बिट्रेशन अवार्ड मिला है। जरा इसकी पूरी विस्तार से हम आपको जानकारी बताएंगे। कोजेंसीज के हवाले से यह खबर आती दिख रही है। आंध्रा पावर कंपनी से कंपनी ने आर्बिट्रेशन अवार्ड जीता है। ये अच्छी खबर है गेल के लिए। तो गेल के लिए एक बढ़िया खबर आती दिख रही है और स्टॉक देखिए एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। 930 करोड़ का आर्बिट्रेशन अवार्ड जीता है गेल ने, ये आपके लिए खबर है इस वक्त। और कंपनी को 930 करोड़ रुपए का तो ये आर्बिट्रेशन अवार्ड का तो पैसा मिलेगा ही, इस पर ब्याज भी मिलेगा। आंध्रा पावर कंपनी से ये कंपनी ने आर्बिट्रेशन जीता है। ये है आपके लिए गेल पर बड़ी खबर। आइए इस खबर पर भी हम आगे राय रहेंगे, लेकिन उससे पहले हिमांशु जी तैयार हैं एक अपने कॉल के साथ, तो उनके लिए BTST का बिगुल। बताएं हिमांशु जी।
अनिल जी, गेल में ही खरीदारी की राय है। यहाँ पर चार्ट्स पर बहुत शानदार बाय सिग्नल आता हुआ नजर आ रहा था पिछले 2-4 मिनट पहले, और मुझे लगता है कि यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। स्टॉक अपने ऊपरी लेवल से ऑलरेडी करेक्ट होकर अपने बहुत क्रूशियल जो सपोर्ट जोन है, जो इसका 50 डे का मूविंग एवरेज है और मल्टीपल सपोर्ट जोन है, उन लेवल से वापस से एक रिकवरी दिखाने के लिए तैयार है। और मुझे लगता है कि इस पॉजिटिव न्यूज के बाद यहाँ से जो रिकवरी है वो शार्प होती हुई नजर आ सकती है। तो करंट लेवल्स 153 रुपए के आसपास यहाँ पर गेल में खरीदारी करके चले एज अ BTST। 151 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए यहाँ पर। अपसाइड में पहला टारगेट 156 रुपए और उसके बाद दूसरा टारगेट 160 रुपए का आते हुए देखने को मिल सकता है। तो गेल में यहाँ पर मेरी तरफ से BTST करके खरीदारी करने की सलाह रहेगी। ओके, तो ये है आपके लिए गेल में खरीदारी करने की राय। 151 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें। अच्छी खबरें और चार्ट्स पर मजबूती दोनों को मिलाकर आप आगे एक्शन बढ़ते हुए देख सकते हैं। ये है आपके लिए राय हिमांशु जी की तरफ से आती हुई। आइए, वक्त है अब बैन से बेनिफिट का। 3 बज चुके हैं, 3:10 हो चुके हैं इनफैक्ट, और आइए बैन से बेनिफिट। आशीष चतुर्वेदी है हमारे साथ बताने के लिए। आशीष, नेल्को, इसके अलावा क्या? अनिल जी, नाल्को तो आपने बता दिया कि बैन में है, बैन में बना ही रहेगा। अभी भी 111% के आसपास चल रही है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, तो बैन से तो बाहर नहीं आ रहा है। लेकिन एक ही स्टॉक है जो लगातार हर 2 दिन से देखें तो प्रयास कर रहा है, वो है PNB। रोज थोड़ी थोड़ी पोजीशंस बढ़ रही हैं। कल 93.35% के साथ जो है बाजार में क्लोजिंग हुई थी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। फिलहाल अगर आप देखें तो बढ़कर 94.3% हो गई है, करीब करीब 1% बढ़ गई है। हालांकि अभी भी 95% के मार्क को क्रॉस नहीं किया, तो बैन में आने की संभावना ना के बराबर है। लेकिन नजर आएगी PNB पर, प्रयास यही कर रहा है। बाकी कोई और स्टॉक नहीं है और कोई बदलाव नहीं है। ओके, तो ये है आपके लिए बैन से बेनिफिट। PNB के बैन में आने की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। बाजार दिन के निचले स्तरों की तरफ फिर से आते हुए दिख रहे हैं। 15,675 पर है निफ्टी इस वक्त, और बैंक निफ्टी 34,700 को एक बार फिर से तोड़कर थोड़ा नीचे की तरफ आता हुआ दिख रहा है। तो आखिरी आधे घंटे में एक्शन थोड़ा कमजोरी की तरफ है, ऊपर की तरफ नहीं। 15,700 के आसपास आने की कोशिश की, सप्लाई 34,750 के आने के आसपास कोशिश की बैंक निफ्टी ने, सप्लाई। तो ये है आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर एक्शन। हाँ, ऑटो और फार्मा, ये 2 स्पेस ऐसी है जो सहारा देने की कोशिश कर रही है बाजार में। तो सारे आपको टॉप गेनर्स है ना, इसी में से दिखेंगे। डॉक्टर, सन, सिप्ला, डिवीज, ये सारे स्टॉक्स हैं जो मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, मारुति, हीरो, ये मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर मजबूती है, तो ये स्टॉक्स मजबूती की तरफ है। कमजोरी में कोई खास नहीं। बजाज फिंसर 2.5% नीचे, श्री सीमेंट, ब्रिटानिया वगैरह 1-1.5% नीचे इस वक्त आपको नजर आएंगे। कैश मार्केट के स्टॉक्स भरपूर एक्शन में हैं ही। ढेर सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आज पूरा का पूरा एक्शन बनता हुआ दिख ही रहा है, तो वहां पर भी तेजी होती हुई दिख रही है। एपेक्स फ्रोजन फूड जो अभी खरीदारी करने की राय दी थी थोड़ी देर पहले हिमांशु जी ने, अगर हिमांशु जी हैं तो मैं उनसे एक बार अपडेट भी लेना चाहूंगा। 340 हिमांशु जी, ये तो कमाल ही करता हुआ दिख रहा है। एपेक्स फ्रोजन फूड 340-41 पर आ चुका है भागते भागते। बताएं सर, क्या करना है? स्टॉप लॉस कुछ बदलना है? 328 पर आपने रिकमेंड किया था। बिल्कुल अनिल जी, मुझे लगता है यहाँ पर स्टॉप लॉस को ट्रेल किया जा सकता है। हालांकि पोजीशन में अभी बने रहें, क्योंकि यहाँ पर अपसाइड के पोटेंशियल और दिखते हैं। जैसा कि मैंने 360, 385 के 2 नियर टर्म टारगेट दिए थे, मुझे लगता है वो आते हुए देखने को मिलेंगे अभी भी। और यहाँ पर जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर खरीदारी की है मेरी सलाह पर, तो 326 रुपए का यहाँ पर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं और पोजीशन को होल्ड करें। ओके, तो ये है आपके लिए राय। इस वक्त एपेक्स फ्रोजन फूड पर अभी भी होल्ड करें। आइए बढ़ते आगे, और इस वक्त कुशल गुप्ता हमारे साथ तैयार हैं। ऑटो सेल्स के जो आंकड़े आए इस महीने के, उनकी पूरी डिटेल्स के साथ। कुशल, बताइए।
बिल्कुल अनिल जी, तो काफ़ी दमदार सेट ऑफ प्रदर्शन जो है हमको काफ़ी सारी सेगमेंट्स में देखने को मिला है। खासकर आप सीवी स्पेस देखिए, जहां पर हम अनुमान करके चल रहे थे कि थोड़ी धीमी जो है गति से रिकवरी होती हुई दिखेगी, वहां पे एक शार्प रिकवरी आती हुई नजर आई है। और साथ ही ट्रैक्टर सेगमेंट लगातार आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया है जून महीने में भी। इनफैक्ट सबसे पहले अब मैं आपको आंकड़ों की बात करें तो पैसेंजर व्हीकल्स पर नजर डालिए। मारुति सुजुकी मंथ ऑन मंथ आधार पर इनलाइन नंबर्स आते हुए दिखे हैं। हमारा अनुमान 1,46,906 यूनिट्स का था, उसके मुकाबले 1,47,368 यूनिट्स कंपनी ने दर्ज किए हैं। साथ ही टाटा मोटर्स यहाँ पर ये हैंड्स डाउन इन्होंने जो अनुमान था हमारा 20,000 यूनिट्स का, जो कुल पैसेंजर व्हीकल्स बिक्री है उसको बीट करते हुए नजर आए हैं और 24,110 यूनिट्स कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। टू व्हीलर स्पेस में बजाज ऑटो के नंबर्स इनलाइन है। जो टू व्हीलर इनकी बिक्री आंकड़े आए हैं 3,10,578 यूनिट्स पर, हमारा अनुमान भी लगभग इसी लेवल्स का था। टीवीएस मोटर्स हालांकि अनुमान से बेहतर साइड पर प्रदर्शन है। हमारा अनुमान 2,21,000 यूनिट्स का था, उसके मुकाबले करीब 2,40,000 यूनिट्स कंपनी ने बेचे हैं। कमर्शियल व्हीकल स्पेस जिसकी मैं आपको शुरुआत में बात कर रहा था, अशोक लेलैंड तो इनलाइन नंबर्स आए हैं करीब 6500 यूनिट्स के, हमारा भी अनुमान उसी लेवल्स पर था। पर दूसरी तरफ आयशर मोटर्स का सीवी स्पेस देखिए आप, यहाँ पर हमारा अनुमान केवल 1800 यूनिट्स का था, उसके मुकाबले कंपनी ने 2438 यूनिट जो है जून महीने में बेचने में सफलता प्राप्त की है। इसके अलावा टाटा मोटर्स यहाँ पर पैसेंजर व्हीकल्स पे तो दमदार प्रदर्शन रहा ही, साथ ही कमर्शियल व्हीकल स्पेस में भी काफ़ी अच्छा टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है। जहाँ पर अगर आप जो घरेलू सीवी बिक्री है, हमारा अनुमान 12,000 यूनिट्स का था, उसके मुकाबले करीब 19,600 यूनिट्स बेचने में सफलता प्राप्त की टाटा मोटर्स ने। तो दोनों ही पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स में अच्छा टर्न अराउंड आपको टाटा मोटर्स में जून महीने में देखने को मिला है। और अंत में ट्रैक्टर बिक्री देखेंगे तो दोनों के ही बेहतर नंबर्स आए हैं। एस्कॉर्ट्स देख लीजिए या फिर वीएसटी टेलर्स देख लीजिए, या फिर हम महिंद्रा एंड महिंद्रा की भी बात करें तो यहाँ पर भी जो उनके ट्रैक्टर सेल्स के नंबर्स आए थे काफी बेहतरीन साइड पर देखने को मिले हैं। ऑटो बिक्री ज्यादातर जो आंकड़े आए हैं वो अनुमान से बेहतर ही आपको आते हुए दिखे। ऑफ कोर्स मंथ ऑन मंथ आप इंप्रूवमेंट ही देखने वाले थे, पर जो बाजार ने अनुमान लगाया था उसको इन ज्यादातर आंकड़ों ने बीट किया। स्पेशली टू व्हीलर्स पर नजर रखिए और जो ट्रैक्टर काउंटर्स हैं वहां पर नजर रखिए, और इसकी वजह से आपने इन सभी स्टॉक्स पर एक्शन बनते हुए देखा है। थोड़ा निचले स्तरों से रिकवर होने की कोशिश कर रहे हैं बाजार, बट उतनी मोमेंटम पकड़ नहीं पा रहे हैं इस समय। बट जैसे हम बात कर रहे थे मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छा एक्शन है। सिमी जी, एक स्टॉक जिसके बारे में आपने कल लास्ट कॉल थी क्लोजिंग शो में, हैप्पीएस्ट माइंड्स, 1070, 1100, 1150 के आपने टारगेट्स दिए थे। तीसरे टारगेट के बेहद करीब आते हुए दिख रहा है। पहले दो टारगेट तो हिट हो ही गए हैं हैप्पीएस्ट माइंड्स के। क्या करना है इसमें मैम? दीपांशु, हैप्पीएस्ट माइंड्स ने तो मुझे हैप्पी बना दिया है, और सबसे हैप्पी इसलिए हूँ कि एकदम आखिरी सेशन में आपने भी पूछ लिया। ये स्टॉक 1000 में ब्रेकआउट दे रहा था तब दीपांशु, तब मैंने कहा था कि इसमें मिनिमम टारगेट 1070 का है, उसके बाद 1030 का होगा, 1130 का होगा, उसके बाद 1170 का होगा। तो अभी 1142 एक नया डे हाई बनाया है, और अभी मैं देख रही हूँ कि ये स्टॉक यहाँ पे भी रुकेगा नहीं। 1170 का लेवल तो चला ही जाएगा, ये 1300 साढ़े 1300 तक भी जा सकता है। इनफैक्ट ये स्टॉक ऐसा है कि पोर्टफोलियो में शामिल करने लायक है। ये स्टॉक मैंने कल भी बताया था कि 1000 में भी अगर कोई पोर्टफोलियो में शामिल करता है तो भी यहाँ से मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलने वाला है, अगर साल 1.5 साल ये पोर्टफोलियो में रखेंगे तो। और यहाँ पे मैं सिर्फ यही बताऊंगी कि यही नहीं, मैंने लास्ट वीक राउट मोबाइल दिया था, कल शायद सचिन जी ने भी दिया था उसी समय जब मैंने हैप्पीएस्ट माइंड्स दिया था। कल क्लोजिंग में शायद उन्होंने भी राउट मोबाइल दिया था, और ये लास्ट वीक मैंने भी एसपीएल मिड कैप में शेयर किया था, मैंने रिकमेंड किया था ये स्टॉक। आज ये भी चल रहा है। 1800 का लेवल तो बहुत जल्दी मिल जाएगा, और मैं ताज्जुब नहीं बनूंगी अगर एक महीने में ये स्टॉक 2000 का लेवल भी पार कर जाएगा। तो मेरे ख्याल से दोनों स्टॉक दोनों ही अभी मोमेंटम में है, पर दोनों ही अभी भी शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है। ओके, तो मोमेंटम में है स्टॉक्स और होल्ड किया जा सकता है। नजर रखिए, रूट मोबाइल, हैप्पीएस्ट माइंड्स दोनों में अच्छी तेजी आ रही है। और एक और स्टॉक सिमी जी का इंडिया ग्लाइकोल, इस पर भी रखिए नजर। जबरदस्त एक्शन में रहा है, और अभी भी अगर आप देखेंगे तो 17% की मूव आपको इंडिया ग्लाइकोल्स पर भी आती हुई दिख रही है। तो कुछ काउंटर्स हैं मिड कैप स्मॉल कैप के जहां पर आपको अच्छे ब्रेकआउट्स मिल रहे हैं। पर आइए, आखिरी 10 मिनट बाकी हैं वीकली एक्सपायरी, इस सीरीज की पहली वीकली एक्सपायरी। चलते हैं अनिल जी के पास आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी के लिए। सर, ग्लोबल क्यूज तो वैसे पॉजिटिव ही हैं,
बट डाउ फ्यूचर्स में काफी तेज उतार चढ़ाव होते हुए दिख रहा है। अभी जब हमने शो की शुरुआत करी थी तो 125 अंक ऊपर थे डाउ फ्यूचर्स, फिर 2:30 बजे 80 पॉइंट्स ऊपर थे। अभी अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 40 पॉइंट्स ही ऊपर हैं। तो डाउ फ्यूचर्स में थोड़ा उतार चढ़ाव चलते हुए दिख रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स नेगेटिव टेरिटरी में आ गए हैं। यूरोप के बाजार भी पॉजिटिव हैं, बट दिन के ऊपरी स्तरों से ये भी फिसलते हुए दिख रहे हैं। 1% ऊपर थे यूरोप के बाजार, अब आपको आधे % के ऊपर दिखेंगे। तो पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज हैं सर, पर ऊपरी स्तरों से ग्लोबल मार्केट्स में भी थोड़ा सा दबाव इस समय आते हुए दिख रहा है। कच्चे तेल में एक ब्रेकआउट आया है और 75.50 के पार आपको ब्रेंट दिख रहा है। ओपेक की मीटिंग पर नजर है। बताएं सर, क्या करके जाना चाहिए? दीप, मेरे ख्याल से क्लोजिंग कमज़ोर हो रही, लेकिन इतनी ख़राब नहीं है कि जहां आप बहुत परेशान हो। बस खाली ये कि आपकी अपनी हेजिंग होनी चाहिए। और दूसरा ये कि जो काफ़ी कॉल राइटिंग हुई है वो आज एक्सपायरी के साथ खत्म हो जाएगी, तो कल बाजार थोड़े से आपके लिए बैलेंस्ड हो जाएंगे। मेरा ये समझना है कि अगर आपकी तेजी की पोजीशन है 15,700 के आसपास बंद हो रहे हैं, 15,675 के ऊपर की क्लोजिंग खराब नहीं है, कमज़ोर तो है लेकिन ऐसी नहीं कि आप सब कुछ खाली करके चले जाएं। तो मेरा ये समझना, आप अपनी लॉन्ग पोजीशन अगर है होल्ड करिए, 15,500 के पुट के साथ हेज कर लीजिए। शॉर्ट पोजीशन है होल्ड कर लिए, 15,900 का कॉल बेचकर हेज कर सकते हैं। 15,900 का कॉल खरीद कर आप हेज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे, इससे ज़्यादा का कोई मूव है नहीं निफ्टी में। तो 15,500 से 15,900 की रेंज है, उस लिहाज से आपको पोजीशन होल्ड करनी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों तरह की पोजीशन रेंज बाउंड मार्केट है, इसलिए कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 34,500 35,000 ये रेंज बैंक निफ्टी की भी है। इस रेंज में थोड़ा सा नीचे की तरफ बंद हो रहा है 34,700 के आसपास, वो भी बीचों बीच ही मान लीजिए। तो मेरे ख्याल से आपकी जो भी पोजीशन है उसको अकॉर्डिंगली आप हेज कर लें। 34,500 के नीचे खराबी होगी, 34,400 34,500 के नीचे खराबी होगी, 35,000 35,200 के ऊपर अच्छा होता दिखेगा। तो बैंक निफ्टी भी यही रेंज में फंसा हुआ है, निफ्टी भी रेंज में फंसा हुआ है। जी दी, रेंज में फंसे हुए बाजार पर कोई परेशानी की बात नहीं है। वीकली एक्सपायरी खत्म हो रही है और उसके बाद देखेंगे कल से किस तरह का एक्शन पकड़ते हैं। अगर आप एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं तो जरूर हेज करके जाना चाहिए। और जैसा मैं कह रहा था, मिड कैप स्मॉल कैप्स में आ रहा है एक्शन। बंसल जी, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में अभी एक मूव आती हुई दिखी है, जरा इसके चार्ट्स को देखें। कोई ट्रेड दिखता है सर बीटीएसटी कॉल? देखिए दीपांशु, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है और डेफिनेटली एक बीटीएसटी ट्रेड बनता है यहाँ पर। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर स्टॉप लॉस 655 655 का स्टॉप लॉस लगाना है और 671 पहला टारगेट है और दूसरा टारगेट 677 का बैठता है। ओके, तो 671 और 677 के टारगेट्स के लिए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज पर रखें नजर। इस पर अच्छी मूव आती हुई आपको दिख रही है। हिमांशु जी, जेके टायर्स को देखें, इस पर भी एक अच्छी मूव आई है और उसके बाद फ्रेश खरीदारी भी आई। क्या चल रहा है जेके टायर्स में? यहाँ पर कोई बीटीएसटी कॉल है? दीपांशु जी, बिल्कुल पर बीटीएसटी के तौर पर इसको कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। लगभग 138 135 इस जोन की सपोर्ट को टेस्ट करने के बाद एक अच्छी खरीदारी स्टॉक में आई है और आखिरी कुछ मिनटों में अच्छा यहाँ पर मोमेंटम भी बनता हुआ नजर आया है। मुझे लगता है कि यहाँ पर कल के सेशन के लिए बीटीएसटी करा जा सकता है। 150 रुपए तक के टारगेट्स जेके टायर में आते हुए देखने को मिल सकते हैं और इसके लिए यहाँ पर 141 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। तो 141 का स्टॉप लॉस आपको जेके टायर में लगाना है और बीटीएसटी कॉल ले सकते हैं। वागले साहब, जस्ट डायल अभी इस पर भी मूव आई है, 1000 के करीब आते हुए दिख रहा है। यहां पर कोई बीटीएसटी व्यू है? दीपांशु, मोमेंटम है, मुझे लगता है लेके जाना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस 965 का होना चाहिए। मुझे 1035 1040 तक की मोमेंटम दिखाई दे रही है। शायद कल ये मूव आ सकती है। बिल्कुल, तो नजर रखिए जस्ट डायल पर भी आपको मूव आती हुई दिख रही है। कई सारे स्मॉल कैप मिड कैप्स हैं जहां पर आपको कुछ फ्रेश ब्रेकआउट्स आते हुए दिख रहे हैं। क्लोजिंग से पहले हैप्पीएस्ट माइंड्स ने ऑलमोस्ट 20% का लेवल छुआ है, हालांकि इस समय आपको 16 साढ़े 16% पर दिख रहा है। ऑयल इंडिया ये एक और काउंटर है जहां पर एक स्पाइक आते हुए दिखा है अभी। कुणाल जी, जरा ऑयल इंडिया के चार्ट्स पर कोई व्यू दें। 4% ऊपर है, यूजुअली इतनी बड़ी मूव्स रेयरली देता है, बट ऑयल इंडिया पर कुछ चल रहा है। व्यू सर?
देखिए चार्ट अच्छा है दीपांशु, काफी समय से स्टॉक में आउट परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं और मुझे एक रेजिस्टेंस नजर आती है मौजूदा स्तरों के आसपास। जैसे ये लेवल्स पार हो जाएंगे आपको इसमें और ऊपर के लेवल्स आते हुए दिखेंगे, तो मुझे लगता है बिल्कुल होल्ड करके चलना चाहिए। नई खरीदारी 164 रुपए के ऊपर करें, 163 तो आ ही गया है, 164 पार हो जाए तो फिर इसमें फ्रेश परचेस कर सकते हैं 170 के टारगेट से। स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है, बिल्कुल होल्ड करने की राय। ओके, तो ये है आपके लिए ऑयल इंडिया। सिमी जी के पास एक कॉल है। सिमी जी, बिगुल नहीं बजा रहा हूं, कॉल दे दीजिए, बताएं मैम। सिमी जी, आपका ऑडियो म्यूट हो गया है, अनम्यूट करके बताएं क्या है कॉल। दीपांशु, ग्राफाइट में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 663 का प्राइस है और मुझे लगता है कि ये डे हाई के आसपास बंद कर रहा है। इसमें ब्रेकआउट आने वाला है 676 के ऊपर और भी चार्ट बेहतरीन हो जाएगा। डेली चार्ट में तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन करना चाहिए और ये स्टॉक कल के लिए ले जाइए, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें बहुत दिनों के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अच्छे क्लोजिंग दे रहा है ये स्टॉक। 690 का मिनिमम टारगेट और 720 का दूसरा टारगेट के लिए ग्राफाइट को खरीदिए। 645 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा स्टॉक। ओके, ग्राफाइट इंडिया आज सुबह से ही मोमेंटम में था, बट क्लोजिंग में और आपको अच्छी तेजी आती हुई दिख रही है, तो ग्राफाइट इंडिया पर खरीदारी करके जाएं। बीटीएसटी कॉल है 690 और 720 के टारगेट्स के लिए। आइए क्लोजिंग की तरफ चलते हैं और बिल्कुल बैलेंस्ड बाजार है, जैसा अनिल जी कह रहे थे। निफ्टी के 50 में से 25 स्टॉक्स पॉजिटिव क्लोज हो रहे हैं और 25 स्टॉक्स नेगेटिव क्लोज होते हुए दिख रहे हैं। डॉक्टर रेड्डीज आपका टॉप गेनर है, लगभग 3% की खरीदारी। साथ ही आपने मोमेंटम देखा है ऑटो काउंटर्स पर, जहां पर बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी और आइशर यहां पर खरीदारी देखी गई है। हिंडाल्को पर भी क्लोजिंग में मोमेंटम आया है, 2% ऊपर ये काउंटर क्लोज हो रहा है। एशियन पेंट्स में खरीदारी है। ओएनजीसी, डिवीज, सिप्ला, कोटक, टाइटन, ये भी कुछ काउंटर्स हैं जहां पर पॉजिटिविटी दिखी है। सामने गिरावट आई है बजाज फिनसर्व में, ब्रिटानिया में, इन्फोसिस अच्छी तेजी के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन, श्री सीमेंट, विप्रो, बीपीसीएल, अल्ट्राटेक, टेक महिंद्रा, इंडसइंड बैंक और बजाज फाइनेंस। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों में थी सुस्ती और टीसीएस से भी आज आपको बाजार ने सपोर्ट नहीं मिला है। वायदा कारोबार की बात करें तो इन्फो एज के लिए शानदार दिन, 7.5% की तेजी, वीक कंसोलिडेटिंग बाजार में आउट परफॉर्मेंस। डाबर यहां पर अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी। आज सुबह हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर भी आया था, चार्ट कॉर्नर वागले साहब की पिक था, डेज हाई के करीब क्लोज हो रहा है। दीपक नाइट्राइट, अगेन पालविया साहब ने भी यहां पर खरीदारी की राय दी थी सुबह। बीईएल, गोदरेज कंज्यूमर, आईजीएल, गेल, गुजरात गैस, अपोलो हॉस्पिटल्स, एम्फी की रिक्लासिफिकेशन में लार्ज कैप कैटेगरी में आ सकता है ये काउंटर। साथ ही अपोलो टायर्स, बालकृष्ण, कैनरा और कोलगेट, बंसल जी की पिक ऑफ द डे, बढ़िया परफॉर्मेंस यहां पर। वोडाफोन नतीजों के बाद शार्प रिएक्शन, वायदा कारोबार में 10% का निचला सर्किट लगा था, वहां से अगर आप देखें तो 9% नीचे है। पीएफसी सेल यहां पर गिरावट, आरईसी, रैमको सीमेंट्स, एस्कॉट्स, हालांकि सेल्स अच्छी थी बट कमजोरी। आरती इंडस्ट्रीज, चोला इन्वेस्टमेंट और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहां पर आपने देखी है गिरावट आज के लिए। कैश स्टॉक्स में तो आपने जबरदस्त एक्शन देखा है। हैप्पीएस्ट माइंड्स ऑलमोस्ट 20% ऊपर था, ग्राफाइट इंडिया, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ऑयल इंडिया, स्टरलाइट टेक, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, इंडिया मार्ट, कुछ काउंटर्स जिन्होंने किया है आउट परफॉर्म। अनिल जी, जो आप इंपॉर्टेंट लेवल्स दे रहे थे, ऑलमोस्ट डिफेंड करते हुए दिखाए सर। निफ्टी 15,700 के जस्ट नीचे आई है क्लोजिंग और निफ्टी बैंक भी 34,700 के ऊपर ही प्रोविजनल क्लोज दिखा रहा है, बट लगातार तीसरा दिन कंसोलिडेशन सर। 700 के नीचे बैंक निफ्टी को बंद होते हुए देखेंगे और 15,700 के नीचे निफ्टी को बंद होते हुए देखेंगे। फाइनल क्लोजिंग का करेंगे इंतजार। लेकिन आइए शो का समापन करें उससे पहले जैसा हमने कहा 15,700 के नीचे आनी चाहिए क्लोजिंग, लेकिन 15,675 को होल्ड किया है क्लोजिंग बेसिस पर निफ्टी ने। 15,680 पर आती हुई क्लोजिंग और 34,700 के बेहद करीब 34,684, ये है आपके लिए बैंक निफ्टी का क्लोजिंग लेवल। 1/4% की कमजोरी निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में भी 52,318 का लेवल, 164 अंकों का नुकसान, ये है आपके लिए। ग्लोबल मार्केट से संकेत ठीक है, खाली हमारे बाजारों में आज एक्सपायरी के प्रेशर के चलते हुए हल्के नुकसान के साथ हुआ है कारोबार। आइए आप सभी से विदा लेने का वक्त है। आशु सर, कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, वागले साहब और हिमांशु जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सिमी जी, आपका विशेष धन्यवाद हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। आप सबसे कल सुबह होगी मुलाकात। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत। नमस्कार।